वीएस नॉवल वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नए सफ़र पर ले जाती है। आनंद लीजिए और कहानियों की दुनिया में खो जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं। अंजलि को ये सुनकर गहरा आघात लगा। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। उसने ईशा के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और 2 कदम पीछे हट गई। उसने ईशा की ओर देखा और मुश्किल से कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या वरुण ने तुम्हें प्रपोज किया? अंजलि ने यह बात आश्चर्य से कही। ये कैसे संभव है? वे तो अभी कुछ ही दिन से एक दूसरे को जानते हैं। इसके अलावा वरुण पहले साल की सभी लड़कियों के लिए आदर्श पुरुष था। उसके इतने सारे प्रशंसक थे, लेकिन उसने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया, न ही कभी किसी को पसंद किया। भले ही ईशा सचमुच खूबसूरत थी, फिर भी अंजलि को विश्वास नहीं हुआ कि वरुण इतनी जल्दी उसे पसंद कर सकता है। हालांकि ईशा ने अंजलि की बातों को न तो स्वीकार किया और न ही नकारा। इसके बजाय वह द्वंद्व में दिखी। उसने कमजोर दिखते हुए अंजलि की ओर देखा और कहा, अंजलि, मुझसे नाराज मत हो। अगर वरुण मुझे पसंद करता है तो मैं उसे नियंत्रित नहीं कर सकती। ईशा की आवाज में पीड़ित और लाचारी का भाव था, जैसे इसका उससे कोई लेना देना नहीं है और यह केवल वरुण की एकतरफा इच्छा है। ये देखकर कि ईशा ने इनकार नहीं किया, अंजलि का दिमाग तुरंत सुन्न हो गया। वरुण ने उसे प्रपोज किया। वह और कुछ नहीं कहना चाहती थी। जिस लड़के को वह पसंद करती थी, उसने उसकी सबसे अच्छी दोस्त को पसंद कर लिया। मजबूत आत्मसम्मान वाली अंजलि इस सदमे को कैसे सह सकती थी? उसने निराशा भरी निगाहों से ईशा को देखा। अंजलि ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बिना कुछ कहे तेजी से मुड़कर गलियारे के अंत में गायब हो गई। अंजलि। ईशा वहीं खड़ी रही और अंजलि की पीठ को देखकर बेचैनी से उसे बुलाया। हालांकि अंजलि ने उसे अनदेखा कर दिया और तेजी से गलियारे के सिरे पर गायब हो गई। लेकिन अगले ही पल ईशा का भाव बदल गया। उसके चेहरे पर आया लाचारी का भाव तुरंत गायब हो गया और उसकी जगह एक ठंडी मुस्कान आ गई। मुझसे मुकाबला करना चाहती हो? क्या तुम इसके काबिल हो? ईशा और वरुण की खबर तेजी से जंगल की आग की तरह फैल गई। ईशा की सुंदर उपस्थिति और उत्कृष्ट स्वभाव के कारण उसने अपने स्थानांतरण के पहले ही दिन एक बड़ी हलचल मचा दी थी। अब पहले वर्ष के आदर्श पुरुष वरुण के साथ उसकी ऐसी रोमांचक खबर थी। उसके चकाचौंध ने जिंदल समूह की उत्तराधिकारिणी प्रिया को भी पीछे छोड़ दिया और वह पहले वर्ष की लड़कियों में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बन गई। ईशा को ध्यान का केंद्र बनना पसंद था, क्योंकि उसका बचपन का सपना एक बड़ा सितारा बनना और प्रशंसित होना था। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में शामिल होने के नाते, हालांकि ईशा ने वरुण के साथ अफवाहों को स्वीकार नहीं किया, उसने स्पष्टीकरण भी नहीं दिया और न ही इनकार किया। क्योंकि उसके दिल में उसने पहले ही तय कर लिया था कि वरुण उसे पसंद करता है। नहीं तो वह उस पेन के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालता जो उसने उसे दिया था। इसने उसके आसपास के छात्रों को आग में घी डालने का मौका दिया, जिससे वरुण को जल्दी से प्रपोज करने के लिए मजबूर किया गया। इस वजह से अंजलि ने अब ईशा की परवाह नहीं की। हालांकि जब दूसरे लोग स्थिति देखकर उसकी खुशामद करने लगे, तो वह इसे सहन नहीं कर सकी। दोपहर के भोजनालय में ईशा के बगल में 2 नए चेहरे दिखाई दिए। ईशा, तुम अभी यहाँ स्थानांतरित हुई हो, लेकिन तुम पहले ही स्कूल में एक प्रसिद्ध हस्ती बन चुकी हो। थोड़ी मोटी दिखने वाली एक लड़की ने ईशा की ओर देखते हुए चापलूसी भरे अंदाज में कहा। इस लड़की का नाम लिनली था और वह भी कक्षा 1 की थी। वह वरुण की प्रशंसकों में से एक थी। हालांकि उसके सामान्य रूप और थोड़े मोटे शरीर के आकार के कारण वह थोड़ी हीन भावना से ग्रस्त थी। उसे केवल वरुण पर एक तरफा क्रश था। एक और लड़की, जो चालबाज दिख रही थी, का नाम शिखा था। उसने तुरंत सहमति जताई, ईशा इतनी खूबसूरत है, क्या ये स्पष्ट नहीं होगा? वे दोनों कक्षा 1 में अदृश्य थीं, लेकिन दोनों वरुण को पसंद करती थीं। हालांकि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियों के कारण वे वरुण के करीब नहीं आ सकी। सरस्वती विद्या मंदिर में उनकी तरह की अनगिनत लड़कियां थीं, और उनमें से अधिकांश ने वरुण के बगल में अकेली लड़की प्रिया के माध्यम से उसके पास पहुंचने के बारे में सोचा था। हालांकि प्रिया ऐसी व्यक्ति थी जिस पर किसी चीज का असर नहीं होता था। या शायद इन लोगों के इरादे उनके चेहरे पर लिखे हुए थे। प्रिया को दूसरों द्वारा आसानी से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि अब चीजें अलग हैं। वरुण और ईशा एक साथ थे और प्रिया अब वरुण के अलावा अकेली लड़की नहीं थी। प्रिया की तुलना में ईशा सरल रूप से सुंदर और दयालु थी। उसमें अमीर लड़की होने का कोई अहंकार नहीं था। वह किसी से भी नरमी और कोमलता से बात करती थी। लिनलिन और शिखा अपनी सीमाओं को जानती थीं कि वरुण उन्हें पसंद नहीं करेगा। इसलिए वे तुरंत ईशा के पास पहुंची और सोचा कि अगर वे ईशा की दोस्त बन सकती हैं, तो वे भविष्य में वरुण की भी दोस्त बन सकती हैं। उनके जैसी छोटी मछली के लिए वरुण का दोस्त बनना ही काफी था। ईशा ने उनकी तारीफें सुनकर अभिमान महसूस किया, लेकिन वह झिझकती हुई दिखी। ऐसा मत कहो, मैं ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती। मेरे सहपाठी हमेशा मुझे चुपके से देखते रहते हैं। इससे मुझे असहजता होती है। शिखा ने चारों ओर देखा और व्यंग्य किया।
वह ईशा की ओर मुड़ी और बोली, तुम सुंदर हो, ईशा। ये लोग सिर्फ ईर्ष्या करते हैं। इसे दिल पर मत लो। वह सही कह रही है। लिनली पीछे नहीं रहना चाहती थी। तुम जिस दिन से आए हो, हमारे स्कूल के लड़के कह रहे हैं कि तुम देवी हो। वे कहते हैं कि तुम न केवल सुंदर हो, बल्कि तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा है। ईशा थोड़ी शर्मा गई। वह शर्मिंदा दिखी। ठीक है, इस बारे में बात मत करो। चलो खाना खाते हैं। दूसरी ओर, रोहन ने दूर ईशा की ओर देखा और नाखुशी से कहा, ये ईशा जानबूझकर कर रही है ना? उसने कुछ संदिग्ध बातें कहीं और स्पष्टीकरण नहीं दिया। बस एक सुबह में, उसने वरुण की अनुपस्थिति का फायदा उठाया और वरुण की प्रेमिका बन गई। अब हर कोई इसके बारे में जानता है। प्रिया खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। वह उतनी मासूम और निर्दोष नहीं है जितनी वह सतह पर दिखती है। तुम लोग केवल एक लड़की की चमड़ी देख सकते हो, लेकिन हम लड़कियां एक नज़र में ही एक लड़की की हड्डियां देख सकती हैं। ये ईशा बहुत शक्तिशाली है। शिवानी ने अपनी गर्दन सिकोड़ी और फुसफुसाते हुए कहा, हमें क्या करना चाहिए? वरुण यहाँ नहीं है। हम अफवाहों को फैलने नहीं दे सकते, है ना? गौरव के चेहरे पर शांत भाव था। जैसा कि उसने शांति से कहा, अफवाहों को केवल सच्चाई से ही हराया जा सकता है। सच्चाई सामने आने से पहले अफवाहों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मुंह दूसरों के पास होते हैं। यह न केवल नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, ये बस से बाहर है। क्या तुमने नहीं सुना कि ये लोग इसे कैसे फैला रहे हैं? रोहन के चेहरे पर क्रोध का भाव था। जैसा कि उसने अधिक गंभीर स्वर में कहा, अगर वरुण वापस आकर इसे स्वीकार नहीं करता है, तो उसे शायद आधुनिक युग का हृदयहीन और बेवफा आदमी का प्रतीक माना जाएगा। हे, प्रिया ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए रोहन की ओर देखा। हम सब जानते हैं कि वरुण किसे पसंद करता है। बस ईशा के बेनकाब होने का इंतजार करो। मैं देखूंगी कि वह इसे कैसे संभालती है। प्रिया की बातें सुनकर रोहन को एहसास हुआ कि इतने महत्वपूर्ण समय में कोई गायब था। उसने भौहें सिकोड़ी और पूछा, नव्या कहाँ है? अभी क्लास के बाद उसने मुझे बताया कि उसे कुछ जरूरी काम है और वह थोड़ी देर के लिए बाहर चली गई, इसलिए वह चली गई, प्रिया ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए बेपरवाही से कहा। दोपहर में देवपुरी के प्रथम अस्पताल में जब नव्या पहुंची, तो मीरा पहले से ही प्रवेश द्वार पर इंतजार कर रही थी। माँ, नव्या ने आवाज लगाई और अपनी गति बढ़ा दी। जब वह करीब पहुंची, तो नव्या ने अपनी माँ की ओर देखा और कहा, क्या तुम मेडिकल रिकॉर्ड लाए हो? मीरा ने सिर हिलाया और लाचारी से नव्या से कहा, माँ ये खुद कर सकती है। तुम्हारी दोपहर में क्लास है। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? नव्या ने मीरा का हाथ पकड़ा और अस्पताल की ओर चलने लगी। उसने कहा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें सर्दी या बुखार है और तुम बस अस्पताल आकर ड्रिप लगवा सकती हो। ये देखकर कि उसकी बेटी उसके साथ चलने पर जोर दे रही थी, मीरा के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी साथ आए, क्योंकि उसे डर था कि डॉक्टर की बातें उसकी बेटी को प्रभावित करेंगी। जैसा कि नव्या ने कहा था, उसे साधारण सर्दी या बुखार नहीं था। ये कैंसर था। इसके अलावा कैंसर की कोशिकाएं पहले ही फैलना शुरू हो गई थीं। भले ही चौथे अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा था कि प्रथम अस्पताल में चिकित्सा तकनीक देवपुरी में सबसे अच्छी थी, मीरा जानती थी कि भले ही वह राजधानी के सबसे अच्छे अस्पताल में जाए, उसकी बीमारी के ठीक होने की संभावना लगभग शून्य थी। हालांकि वह ये शब्द अपनी बेटी से नहीं कह सकती थी। उसने अपनी बेटी से हार न मानने का वादा किया था। दोनों ने ऑन्कोलॉजी विभाग के पंजीकरण कार्यालय में एक नंबर लिया। नव्या ने आने से पहले ही विशाल से संपर्क कर लिया था। उसने केवल एक नंबर लिया ताकि उसकी मां को शक न हो। विशाल के निर्देशों का पालन करते हुए नव्या अपनी मां को सीधे तीसरी मंजिल पर परामर्श कक्ष में ले गई। वे दरवाजे पर खड़े थे। नव्या ने हाथ उठाकर खटखटाने से पहले अपनी मां की ओर देखा। अंदर आओ। दरवाजे के अंदर से एक धीमी आवाज आई। उसने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। नव्या ने तुरंत श्यामल को सफेद कोट पहने हुए परामर्श कक्ष में बैठे देखा। मानो ये जानते हुए कि उसकी आंखों में एक ठंडी चमक है, श्यामल ने विचारपूर्वक एक चश्मा पहन लिया। उसकी निगाहें चश्मे के पीछे छिपी थीं और वह तुरंत बहुत कोमल दिखने लगा। नमस्ते, डॉक्टर, नव्या ने उससे पहली बार मिलने का दिखावा किया और विनम्रता से कहा। नमस्ते, डॉक्टर, मीरा ने कहा। श्यामल ने उन दोनों की ओर ठंडे अंदाज में देखा और सिर हिलाया। कृपया बैठ जाए। मीरा श्यामल के विपरीत बैठ गई और अपने हाथ में मेडिकल रिकॉर्ड उसके सामने मेज पर रख दिए। नव्या ने ये देखा और कहा, पिछले हफ्ते चौथे अस्पताल में उन्हें यकृत कैंसर का पता चला था। श्यामल ने एक शब्द भी नहीं कहा। इसके बजाय उसने मीरा के मेडिकल रिकॉर्ड को उठाया और उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया। मीरा कुर्सी पर बैठी थी और अपने सामने बैठे उस विशेषज्ञ की ओर देख रही थी जो 20 के दशक का दिख रहा था। वह मन ही मन बुदबुदाने लगी। ये व्यक्ति बहुत प्रभावशाली दिखता है, लेकिन ये बहुत युवा है। जाहिर है, कमरे में प्रवेश करने के क्षण से ही मीरा ने कोई उम्मीद नहीं रखी थी। कमरे में खामोशी छा गई और श्यामल द्वारा मेडिकल रिकॉर्ड पलटने की एकमात्र आवाज थी जिसे वे सुन सकते थे।
अंत में उसने एक्स-रे स्कैन को उठाया और अभिव्यक्तिहीन अंदाज में कहने से पहले इसे थोड़ी देर तक ध्यान से देखा, ऑपरेशन की व्यवस्था जल्द से जल्द करनी होगी। डॉक्टर, क्या मेरी मां की स्थिति का इलाज संभव है? नव्या ने तुरंत पूछा। श्यामल ने रिकॉर्ड को वापस केस बैग में रखा और कहा, कैंसर की कोशिकाएं वास्तव में फैलना शुरू हो गई हैं, लेकिन वे बेकाबू नहीं हैं। स्थिति को रोकने के लिए सर्जरी की जा सकती है। पोस्ट ट्रीटमेंट के साथ वह पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर, क्या आप सच कह रहे हैं? मीरा हैरान थी और उसे अपने कानों पर संदेह हुआ। विशेषज्ञ ने कहा कि वह पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। श्यामल ने मीरा की ओर देखा और कहा, हम इस तरह की चीज पर मजाक कैसे कर सकते हैं? माँ, मैंने पहले ही कहा था कि तुम ठीक हो जाओगी। नव्या ने श्यामल के साथ तालमेल बिठाया और तुरंत उत्साह में मीरा का हाथ पकड़ लिया। हालांकि उसकी आंखें लाल हो गईं। इस क्षण मीरा अभी भी इस बात पर प्रतिक्रिया नहीं कर पाई थी कि क्या हुआ था। उसे नहीं पता था कि कौन सा चेहरे का भाव दिखाना है और वह केवल अपने दिल की धड़कन को तेजी से महसूस कर सकती थी। उसने शुरू में सोचा था कि उसका एक पैर कब्र में है, इसलिए उसे फिर से उम्मीद देखने की उम्मीद नहीं थी। ये कुछ और वर्षों तक जीने की उम्मीद नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद थी। इस तरह की बीमारी में देरी नहीं की जा सकती है। आप अभी जाकर अस्पताल में भर्ती होने की औपचारिकताएं पूरी कर सकती हैं। दोपहर में वापस जाए और जो कुछ भी करना है, उसकी व्यवस्था कीजिए। आपको कल भर्ती किया जाएगा, श्यामल ने कहा क्योंकि उसने कंप्यूटर पर मीरा को पंजीकृत किया था। फिर उसने मीरा को एक बिल थमा दिया। जाओ और पहले जमा राशि का भुगतान करो। जब मीरा बिल लेकर कार्यालय से चली गई, तो श्यामल जल्दी से खड़ा हुआ और एक घुटने पर झुक गया। उसने सम्मानपूर्वक नव्या से कहा, पंथ मास्टर। नव्या हैरान थी और जल्दी से श्यामल को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। उठो, उसने खामोशी में अपना माथा पकड़ लिया। वह भी विशाल के कैजुअली घुटने टेकने की आदी हुई थी और अब श्यामल आ गया। क्या 12 अंगरक्षकों में हर कोई बिना किसी कारण के उसके सामने घुटने टेक देगा? नव्या को डर था कि अगर वे बहुत ज्यादा घुटने टेकेंगे, तो यह उसे छोटा कर देगा। मेरे सामने फिर से घुटने मत टेकना। नव्या का भाव गंभीर हो गया और उसका स्वर अकाट्य था। श्यामल के चेहरे पर बहुत अभिव्यक्तियां नहीं थीं, लेकिन वह निश्चित रूप से पंथ मास्टर के शब्दों की अवहेलना नहीं कर सकता था। उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूं। नव्या ने धीरे से सांस छोड़ी और धीरे से पूछा, मेरी माँ कैसी हैं? चूंकि उसे श्यामल के चिकित्सा कौशल की सीधी समझ नहीं थी, नव्या अभी भी चिंतित थी। पंथ मास्टर, चिंता मत करो। आंटी की स्थिति मेरी अपेक्षा से बहुत बेहतर है, श्यामल ने शांति से कहा। यह स्पष्ट था कि उसने कैंसर को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। ये देखकर कि श्यामल इतना आत्मविश्वास से भरा था, नव्या खुद को और अधिक आश्वस्त महसूस करने से नहीं रोक सकी। क्या आप अपना फोन लाई हैं, पंथ मास्टर? श्यामल ने अचानक नव्या की ओर देखा और पूछा। नव्या एक पल के लिए ठिठक गई और फिर सिर हिलाया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और उसे श्यामल को सौंप दिया। श्यामल ने इसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया और जल्दी से उस पर अपना नंबर सहेज लिया। फिर उसने इसे नव्या को सौंप दिया और कहा, मैंने अपना नंबर सहेज लिया है। आंटी के मामले के संबंध में पंथ मास्टर भविष्य में सीधे मुझसे संपर्क कर सकती हैं और मुझे विशाल के माध्यम से संदेश पास करने की आवश्यकता नहीं है। विशाल की बात करते हुए श्यामल के स्वर में तिरस्कार की एक झलक थी। विशाल एक बातूनी था जबकि श्यामल का एक अकेला व्यक्तित्व था। ये स्पष्ट था कि उन दोनों के बीच चुंबकीय क्षेत्र सही नहीं था। नव्या ने सिर हिलाया। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद नव्या और मीरा अस्पताल से बाहर निकल गईं। माँ, आराम करो और कल सर्जरी का इंतजार करने के लिए अस्पताल में रुको, नव्या ने चलते हुए मीरा से कहा। मीरा अभी अभी ठीक हुई थी, इसलिए उसने सिर हिलाया। बस इतना है कि मैंने अभी तक अमृत महल को फोन नहीं किया है। मुझे लगता है कि मैं इस बीमारी के साथ अपनी नौकरी नहीं रख पाऊंगी। आखिरकार कैंसर के लिए इलाज की अवधि लंबी थी। अमृत महल जैसा बड़ा नाइट क्लब हर समय बिना देखभाल के नहीं छोड़ा जा सकता था। इसलिए मीरा पहले ही मानसिक रूप से तैयार थी। उसने सोचा कि जैसे ही इस बात का उल्लेख किया जाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा। अब क्या समय है, काम के बारे में मत सोचो, नव्या ने लाचारी से कहा। भले ही अमृत महल के महाप्रबंधक का पद एक लाभदायक नौकरी थी, यह आसमान से गिरने वाले पाई जैसा था। नव्या को इस पर अफसोस नहीं हुआ। उसकी आंखों में उसकी मां की बीमारी से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। हालांकि मीरा को अपने दिल में अफसोस महसूस हुआ। वह भी अभी इस नौकरी की आदी हुई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके शरीर में समस्याएं होंगी। नव्या, वे दोनों सामने चल रहे थे जब किसी ने पीछे से नव्या का नाम पुकारा। नव्या रुक गई और मुड़ गई। उसने वरुण को तेजी से उसकी ओर चलते हुए देखा। वह थोड़ी हैरान थी। क्या वरुण को अभी भी अस्पताल में नहीं होना चाहिए? नव्या ने वरुण के पीछे देखा। एक काली मर्सिडीज बेंज कार वहां खड़ी थी। एक सूट में ड्राइवर अपने हाथ में स्कूल बैग लिए कार के बगल में खड़ा था। ये स्पष्ट था कि वह वरुण को अस्पताल से लेने आया था। एक सहपाठी? मीरा ने तुरंत पूछा।
नव्या ने सिर हिलाया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, वरुण पहले ही आ चुका था। नमस्ते आंटी। हालांकि उसने नव्या की मां को कभी नहीं देखा था, वरुण ने फिर भी विनम्रता से उनका अभिवादन किया। चूंकि नव्या की भौहें मीरा के समान थी, इसलिए उनके रिश्ते का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। मीरा मुस्कुराई और सिर हिलाया। बगल में खड़ी नव्या ने थोड़ी सी भौहें सिकोड़ी और पूछा, क्या तुम्हें छुट्टी मिल गई? वरुण ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया, सफेद दांतों की एक पंक्ति को दिखाते हुए। बहुत ज्यादा समस्याएं नहीं हैं। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक ठीक होने के लिए कहा, लेकिन मुझे अस्पताल में रहना असहज लगा, इसलिए मैं घर जाकर ठीक होना चाहता था। ये देखकर कि वरुण अच्छी आत्माओं में था और ठीक लग रहा था, नव्या ने हल्के से सिर हिलाया। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो? वरुण ने चिंता से पूछा। नव्या ने कुछ नहीं छिपाया और तुरंत मीरा की ओर देखा। उसने शांति से कहा, मैं अपनी माँ के साथ आई थी। वरुण ने समझदारी से सिर हिलाया, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। इसके बजाय उसने नव्या से कहा, क्या तुम वापस स्कूल जा रही हो? मुझे तुम्हें लिफ्ट देने दो। सुबह ईशा और वरुण के बीच हुए घोटाले के बारे में सोचते हुए नव्या ने बिना सोचे सिर हिलाया। जरूरत नहीं है। घर जाओ और आराम करो। अभी भी समय है, इसलिए मैं खुद वापस चली जाऊंगी। अगर दूसरों ने उसे वरुण की कार से बाहर निकलते देखा तो क्या होगा? मीरा के साथ होने के कारण वरुण ने जोर नहीं दिया। ठीक है, मैं फिर चलता हूँ। जैसे ही उसने बात खत्म की, वरुण मीरा को अलविदा कहना नहीं भूला। फिर वह मुड़ा और तेजी से कार की ओर चला गया। उसने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। जब कार नव्या के पास से गुजरी, तो पीछे की सीट पर बैठा वरुण ने उसकी ओर हाथ हिलाया। जब कार गायब हो गई, तो मीरा अपने होश में वापस आ गई। उसने अपनी बेटी की ओर देखा और पूछा, ये लड़का तुम्हारे बहुत करीब लगता है। मीरा थोड़ी हैरान थी। वह जानती थी कि सरस्वती विद्या मंदिर के सभी बच्चे अमीर परिवारों से थे। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी सरस्वती विद्या मंदिर में एक अच्छा दोस्त बनाएगी, और वह भी एक लड़का। वरुण सुंदर और विनम्र था, इसलिए उसने मीरा पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ा। नव्या मुस्कुराए और ज्यादा समझाया नहीं। उसने बेपरवाही से कहा, पिछली मासिक परीक्षा के बाद हमें फिर से अलग अलग कक्षाओं में विभाजित कर दिया गया, इसलिए मैं कुछ नए सहपाठियों से मिली। नव्या हमेशा कम बोलने वाली व्यक्ति थी, और यह अभी हाल ही में हुआ कि वह अचानक बदल गई। अतीत में मीरा हमेशा चिंतित रहती थी कि उसकी बेटी का व्यक्तित्व उसे उसके सहपाठियों द्वारा अलग थलग कर देगा। अब जब उसने एक नया दोस्त बना लिया था, तो उसने बहुत अधिक राहत महसूस की। रात में, जबकि नव्या अपनी मां को कल अस्पताल ले जाने के लिए जरूरी चीजों को सुझाने में मदद कर रही थी, उसका फोन बजा। उसने इसे उठाया और देखा कि यह विप्लव भाई का नंबर था। उसने तुरंत इसे उठाया। विप्लव भाई, लड़की, मुझे अर्जुन मिल गया है, विप्लव ने धीमी आवाज में कहा। यह बताना असंभव था कि वह खुश था या नाराज। नव्या ने जल्दी से पूछा, वह कहाँ है? वह मेरे साथ है। क्या तुम घर पर हो? विप्लव ने पूछा। नव्या, मैं घर पर हूँ। विप्लव, मैं किसी को तुम्हें लेने के लिए भेजता हूँ। सम्राट विला देवपुरी के उपनगरों में स्थित था। ये देवपुरी में सबसे महंगा विला था जिसका निर्माण कार्य सबसे अच्छा था। देवपुरी पर्वत के किनारे झुकते हुए, जो विला के लिए प्रमुख स्थान था, पहाड़ के बीच में एक विशाल जागीर बैठी थी। मुख्य आंगन में विला की इमारत शानदार थी। विला के बैठक कक्ष में एक विशाल क्रिस्टल झूमर ने कमरे को रोशन किया। विप्लव रेशम से बने घर के कपड़े पहने हुए था। उसका लंबा शरीर बैठक कक्ष में फर्श से छत तक की खिड़की से टिका हुआ था। उसने अपना हाथ उठाया और कॉल काट दी। विशाल बैठक कक्ष में काले रंग के कपड़ों में 10 से अधिक पुरुष खड़े थे। ये सभी लोग अभिव्यक्तिहीन थे और मूर्ति की तरह सीधे खड़े थे। विप्लव ने अपने बगल में एक अधीनस्थ की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, दक्षिण बस्ती, गली 6, नंबर 13। जाओ और किसी को ले आओ। काले रंग का आदमी सम्मानपूर्वक सिर हिलाया और तेजी से पीछे हट गया। तभी विप्लव मुड़कर बैठक कक्ष के बीच में चमड़े के सोफे को देखने लगा। अर्जुन आधे झुका हुआ, हताश होकर वहां बैठा था। क्यों? क्या तुम मेरी नकल कर रहे हो? विप्लव ने अर्जुन के पास चलते हुए कहा और बैठ गया। अपना सिर ऊपर उठाओ, मुझे देखने दो। ये सुनकर अर्जुन खुद को अपनी गर्दन सिकोड़ने से नहीं रोक सका। थोड़ी देर बाद उसने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसका मूल रूप से सुंदर और गोरा चेहरा अब चोटों से ढका हुआ था। उसकी आंखों के कोनों पर भी पपड़ी थी। हालांकि वह विप्लव जैसा असहनीय नहीं था जैसा कि कुछ समय पहले था। अर्जुन की चोटों को दया से नहीं छोड़ा गया था। इसके अलावा ये केवल उसके चेहरे पर चोटें थीं। उसके शरीर पर अन्य चोटें भी होनी चाहिए। विप्लव के आदमियों ने अर्जुन को घंटाघर क्षेत्र के एक अस्पष्ट होटल में पाया। उस समय उसने एक टोपी पहन रखी थी और किनारा नीचे कर रखा था। वह एक छोटे से रेस्तरां से तले हुए चावल का एक हिस्सा खरीद रहा था और वापस जा रहा था। विप्लव भाई, अर्जुन विप्लव की ओर मुड़ा। उसके होंठ हिले इससे पहले कि उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम मेरी माँ और नव्या को नहीं बता सकते?
उसका स्वर याचनापूर्ण था। वह किसी को भी, खासकर अपनी माँ और बहन को, उसे इस तरह देखना नहीं चाहता था। विप्लव अचानक हंसा और अर्जुन की ओर देखा। बहुत देर हो चुकी है। लड़की जल्द ही यहाँ होगी। नव्या, क्या वह जानती है? अर्जुन हैरान और घबराया हुआ था। अन्यथा, विप्लव का भाव उदासीन था, जैसा कि उसने कहा, अन्यथा, तुम क्यों सोचते हो कि मैंने तुम्हें हर जगह खोजने के लिए इतने सारे लोगों को भेजा? तुम गायब हो गए थे, ये पता लगाने वाली पहली व्यक्ति वह लड़की थी। जैसे ही उसने बात खत्म की, विप्लव ने मेज पर विस्की उठाई और खुद के लिए एक गिलास डाला। फिर, वह वापस झुक गया और एक घूंट लिया। वह सब कुछ जानती है। अर्जुन ने शक्तिहीनता से अपना सिर नीचे कर लिया। वह अपनी बहन का इस तरह सामना कैसे करेगा, यह नहीं जानता था। अधिक सटीक रूप से, वह नहीं चाहता था कि उसकी बहन उसे इस तरह देखे। इसके अलावा, विप्लव भाई ने कहा कि वह सब कुछ जानती थी। क्या इसका मतलब था कि वह रौनक बार गई थी? जब उसने ये सोचा, तो अर्जुन खुद को अपने दिल में दर्द महसूस करने से नहीं रोक सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी ईमानदारी, पैसे और स्थिति के सामने कुछ भी नहीं थी। लगभग 1 घंटे के बाद, नव्या को सम्राट विला लाया गया। जब उसने अर्जुन का घायल चेहरा देखा, तो नव्या की आंखें गहरी हो गईं। हालांकि, अगले ही पल, उसने इसे दबा दिया। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास गई और वहां खड़ी हो गई। वह रोई नहीं, पूछा नहीं, या यहाँ तक कि कोई चिंता भी नहीं दिखाई। उसने बस अपना हाथ उठाया और अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। नव्या के चेहरे पर कोई भावनाएं नहीं देखी जा सकती थीं, लेकिन अपने भाई की दशा को देखकर, उसके दिल को सुई से भेदा जा रहा था। गुस्सा लगभग उसकी छाती से बाहर निकल रहा था। अक्षम्य, अक्षम्य। नव्या ने शांति से अर्जुन की ओर देखा। हालांकि, वह जितना अधिक इस तरह व्यवहार करती थी, अर्जुन उतना ही अनिश्चित होता गया। वह खुद को आवाज लगाने से नहीं रोक सका। नव्या। विप्लव बगल में खड़ा था और अपने सामने की लड़की की ओर देख रहा था। वह खुद को भौहें सिकोड़ने से नहीं रोक सका। आखिरकार, अगर यह कोई और होता, तो उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया होता और रो दिया होता। वह उसकी तरह शांत कैसे हो सकती थी? लड़की, क्या तुम ठीक हो? विप्लव स्पष्ट रूप से चिंतित था। आखिरकार, नव्या की प्रतिक्रिया बहुत असामान्य थी। नव्या ने यह सुनकर धीरे से सिर हिलाया। उसने अर्जुन से आंखें हटाईं और विप्लव की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, मुझे राहत है कि मेरा भाई ठीक है। विप्लव भाई, इसके लिए धन्यवाद। हालांकि नव्या ठीक लग रही थी, विप्लव को अभी भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। हालांकि, वह ये नहीं बता सकता था कि क्या गलत था। वह केवल मुस्कुरा सकता था। मुझसे औपचारिक मत बनो। नव्या ने धीरे से सांस छोड़ी और अर्जुन की ओर देखा। भाई, चलो घर चलते हैं। उसका स्वर स्वाभाविक था, जैसे वह ठीक थी। अर्जुन जानता था कि अब जब चीजें यहां तक आ गई हैं, तो उसके भागने का कोई मतलब नहीं था। शुरू में, वह केवल थोड़ी देर के लिए छिपना चाहता था और अपनी चोटों के ठीक होने के बाद वापस आना चाहता था। कौन जानता था कि न केवल उसकी बहन रौनक बार गई थी, बल्कि उसने विप्लव भाई को भी ढूंढ लिया था, जिसने उसे खोजने के लिए देवपुरी को उलट पुलट कर दिया था। वह दूसरों को चिंता नहीं देना चाहता था, लेकिन उसने इतने सारे लोगों को परेशान कर दिया। विप्लव भाई, हम अब वापस जा रहे हैं। हमने आपको परेशान किया है, अर्जुन ने माफी मांगते हुए विप्लव से कहा। विप्लव ने सांत्वना देते हुए अर्जुन के कंधे पर थपथपाया और सिर हिलाया। मैं किसी को तुम्हें छोड़ने के लिए भेजता हूँ। वे देवपुरी के उपनगरों में थे, जहां वे आसानी से टैक्सी नहीं ले सकते थे, इसलिए नव्या ने इनकार नहीं किया। उन्हें विला से बाहर भेजने के बाद, विप्लव ने अचानक नव्या से कहा, लड़की, बस तुम्हारा एक शब्द। नव्या खुद को अपने कदमों पर रुकने और मुड़कर विप्लव की ओर देखने से नहीं रोक सकी। अंत में, उसने शांति से मुस्कुराया और कहा, जरूरत नहीं है, विप्लव भाई। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि विप्लव का मतलब उसके शब्दों से क्या था। उसके सिर्फ एक शब्द से, वह उस व्यक्ति को खत्म कर सकता था जिसने उसके भाई को चोट पहुंचाई थी। शुरू में, नव्या अभी भी सोच रही थी कि क्या विप्लव एक गुंडा था। हालांकि, शानदार जागीर और जागीर में हर जगह निगरानी कैमरे और काले कपड़े पहने पुरुषों को देखकर, नव्या जानती थी कि विप्लव भाई की पहचान सरल नहीं थी। हालांकि, अपने पुनर्जन्म के पहले दिन, उसने कसम खाई थी कि वह अपनी मां और भाई की रक्षा करेगी। इसलिए, यह मामला उसे ही सुलझाना चाहिए। कार जागीर के गेट से दूर चली गई। विप्लव भौहें सिकुड़कर विला के सामने खड़ा था। उसने अभी अभी लड़की की स्थिति के बारे में जितना अधिक सोचा, उतना ही अधिक उसे असहज महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद, उसने आवाज लगाई, रवि। उसके पीछे खड़ा काला आदमी जल्दी से आगे बढ़ा और सम्मानपूर्वक अपना सिर नीचे कर लिया। भाई, अगले कुछ दिनों के लिए गुप्त रूप से लड़की का पीछा करने के लिए किसी को भेजो। उसे तुम्हें खोजने मत देना। अगर कुछ भी असामान्य होता है तो मुझे बताना, विप्लव ने धीमी आवाज में निर्देश दिया। हाँ, रवि ने सिर हिलाया और पीछे हट गया। वापस जाते समय, नव्या पीछे की सीट पर झुक गई और अंतहीन रात में खिड़की से बाहर देखा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन अर्जुन का हाथ पकड़ना जारी रखा।
अपने भाई की हथेली के तापमान को महसूस करते हुए अर्जुन, जो शुरू में घबराया हुआ था, बहुत शांत हो गया। वह मुड़ गया और अपनी बहन की प्रोफाइल की ओर देखा। अर्जुन के होंठ हिले, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। उन्होंने घर के रास्ते में बिल्कुल भी बात नहीं की। जब वे घर पहुंचे तो अर्जुन सोफे पर बैठ गया और अपनी बहन को अपनी मां के कमरे में प्रवेश करते हुए देखा। थोड़ी देर बाद वह एक मेडिकल किट के साथ बाहर निकली। ये देखकर अर्जुन ने जल्दी से कहा, विप्लव भाई ने पहले ही मेरे घावों का इलाज कर दिया है। नव्या ने मेडिकल किट को कॉफी टेबल पर रखा और इसे खोला। अपनी शर्ट उतारो। उसका स्वर लगभग आदेशात्मक था। अर्जुन का दिल एक पल के लिए रुक गया। हालांकि उसे लगा कि उसकी बहन का स्वर अकाट्य था। इसके अलावा उसने महसूस किया कि वह दोषी था और गलत था। अंत में उसने आज्ञाकारिता से अपनी शर्ट उतार दी। वह अपनी छाती पर 2 बड़े नील देख सकती थी। जब वह मुड़ा तो उसकी पीठ चोटों से भरी हुई थी। नव्या ने उसके शरीर पर चोटों को देखा और अपनी आंखों में एक तेज दर्द महसूस किया। उसने शांत रूप से लाल दवा की बोतल खोली, लेकिन पाया कि उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। इस क्षण वह ऐसे टूटी नहीं जैसे वह तब टूटी थी जब उसे पता चला था कि उसकी मां को यकृत कैंसर है। इसके बजाय अपने पुनर्जन्म के बाद पहली बार वह नियंत्रण खोने की कगार पर थी। उसने चुपके से सांस छोड़ी। एक लंबे समय के बाद नव्या ने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। उसने दवा में एक रुई की छड़ी डुबोई और धीरे से अर्जुन पर लगाई। उसकी चोट से एक फीका दर्द था, लेकिन अर्जुन ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने बस अपनी बहन को उसके लिए दवा लगाते हुए देखा। उसकी आंखें खुद को आंसू से भरने से नहीं रोक सकी। अर्जुन ने जल्दी से ऊपर देखा और लगभग रो पड़ा। मां कल अस्पताल में भर्ती होंगी। चूंकि तुमने इस्तीफा दे दिया है, तुम अस्पताल जाकर उनकी देखभाल कर सकते हो। नव्या के हाथ चलना बंद नहीं हुए, लेकिन उसने अचानक बोलना शुरू कर दिया। अर्जुन एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसने जल्दी से पूछा, मां अस्पताल में है। उन्हें क्या हुआ? नव्या का हाथ जम गया। फिर उसने शांत रूप से कहा, यकृत कैंसर। वह अपने भाई से इस मामले को छिपा नहीं सकती थी और न ही उसे छिपाना चाहिए था, इसलिए नव्या ने उसे सीधे बताया। कर क्या? अर्जुन नव्या के शब्दों से डर गया था। वह एक पल के लिए जम गया, ये सोचकर कि क्या उसने गलत सुना था। नव्या ने आह भरी और अर्जुन की ओर देखा। चिंता मत करो, प्रथम अस्पताल के विशेषज्ञों ने कहा कि मां की स्थिति गंभीर नहीं है। जब तक वह जल्द से जल्द सर्जरी करवाती हैं, साथ ही पोस्ट ट्रीटमेंट के साथ, वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी। नव्या ने स्थिति को यथासंभव सरल बनाने की कोशिश की ताकि उसका भाई इसे अधिक आसानी से पचा सके। हालांकि अर्जुन का भाव अफसोस से भरा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके गायब होने के कुछ दिनों में इतनी बड़ी बात हो जाएगी। अपने बेटे के रूप में उसे अपनी मां के अस्पताल में भर्ती होने तक इस बारे में पता नहीं चला। भाई, नव्या ने अचानक गंभीर चेहरे के साथ अर्जुन की ओर देखा। वह जानती थी कि उसका भाई अब परेशान होगा, ठीक वैसे ही जैसे वह अपनी मां की स्थिति के बारे में पता चलने पर टूट गई थी। लेकिन अब उसे अपने भाई के रुख को ठीक करना होगा। मां और मैं दोनों बहुत आशावादी हैं। तुम परिवार में एकमात्र पुरुष हो। तुम आसानी से टूट नहीं सकते। अन्यथा, क्या तुम चाहते हो कि मैं इस तरह के एक बड़े परिवार को अकेले कंधा दूं? अर्जुन ने अपनी बहन की आंखों में देखा। एक पल के लिए उसने द्वंद्व महसूस किया। अगर ये लगातार झटकों के लिए नहीं होता, तो उसने कभी भी इतना कमजोर और असुरक्षित महसूस नहीं किया होता। उसे ज्ञान देने के लिए अपनी बहन की भी जरूरत थी। नव्या के शब्द सिर पर एक चोट की तरह थे, जिसने अर्जुन को तुरंत जगा दिया। हाँ, वह परिवार में एकमात्र पुरुष था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, उसे खड़ा होना और जिम्मेदारी लेना पहला होना चाहिए। यह उसे ही होना चाहिए। अर्जुन ने नव्या की ओर देखा और कहा, अच्छे से पढ़ाई करो। मैं मां की देखभाल करूंगा। अमृत महल। मीरा ने अपना इस्तीफा पत्र लिखना समाप्त कर लिया और इसे अपने सचिव को सौंप दिया। छोटे राम, मैं कल अस्पताल में भर्ती हो जाऊंगी। मुझे यह इस्तीफा पत्र मुख्यालय को सौंपने के लिए तुम्हें परेशान करना पड़ेगा। अमृत महल जिंदल समूह से संबंधित था। मीरा अमृत महल की महाप्रबंधक थी और कंपनी के मध्य प्रबंधन का हिस्सा थी। इसलिए अगर उसे इस्तीफा देना था तो उसे अपना इस्तीफा पत्र सीईओ के कार्यालय में जमा करना होगा और जिंदल समूह के सीईओ की व्यक्तिगत मंजूरी लेनी होगी। आमतौर पर मीरा केवल सीईओ द्वारा अपनी मंजूरी दिए जाने के बाद ही आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे सकती थी। हालांकि उसकी स्थिति अब अद्वितीय थी और वह कल अस्पताल में भर्ती हो जाएगी। उसके इस्तीफा पत्र में उसकी स्थिति का भी उल्लेख किया गया था, इसलिए उसे समझा जाना चाहिए। अगले दिन अर्जुन के साथ में मीरा को देवपुरी के प्रथम अस्पताल में भर्ती कराया गया। अर्जुन के चेहरे पर चोटों के संबंध में मीरा उन्हें देखकर हैरान थी। हालांकि अर्जुन ने उदारतापूर्वक व्यवहार किया और स्वीकार किया कि उसने बार में किसी के साथ लड़ाई की थी। वे केवल सतही चोटें थीं, इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर भी मीरा ने उसे बाहर परेशानी पैदा न करने के लिए आग्रह किया। सौभाग्य से वह अभी भी अपने बेटे को समझती थी।
हालांकि उसके दिल में दर्द हुआ, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। चूंकि नव्या को स्कूल जाना था और मीरा को डर था कि उसकी बीमारी नव्या की पढ़ाई को प्रभावित करेगी, उसने विशेष रूप से नव्या को अस्पताल में बार बार न आने के लिए निर्देश दिया। नव्या भी बहुत आज्ञाकारी थी। वह केवल सप्ताहांत पर अपनी मां के साथ जाने के लिए अस्पताल जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, श्यामल के आसपास होने के कारण वह स्वाभाविक रूप से आश्वस्त थी। इसके अलावा श्यामल उसे अपनी मां की स्थिति की रिपोर्ट करने के लिए दैनिक फोन करता था। भले ही वह अस्पताल नहीं जाती थी, वह स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझती थी। शुक्रवार को स्कूल के बाद नव्या को विशाल का फोन आया। उसने उसे रात के खाने के लिए बाहर बुलाया था और कंपनी परियोजना के बारे में बात की थी। उसने अस्पताल में अपनी मां से मिलने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे याद आया कि अगला दिन एक सप्ताहांत था, इसलिए वह विशाल से मिलने के लिए सहमत हो गई। हालांकि इस समय वे जिस जगह पर खा रहे थे वह बाहर का रेस्तरां नहीं था, बल्कि विशाल के घर में था। इतनी खुशबू आ रही है। जैसे ही उसने प्रवेश किया, स्वादिष्ट भोजन की खुशबू ने उसका स्वागत किया। नव्या खुद को एक गहरी सांस लेने से नहीं रोक सकी और उसे तुरंत भूख लग गई। विशाल आरामदायक घर के कपड़े और चप्पल पहने हुए था। उसने नव्या का बैग लेने के लिए हाथ बढ़ाया और उसे दरवाजे से टांग दिया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, तरुण के पाक कला कौशल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संघ द्वारा प्रमाणित किया गया है। वह एक प्रामाणिक 3 सितारा मिशेलिन शेफ है। नव्या हैरान थी। सच में, वह जानती थी कि तरुण को पिछली बार ब्रेड बेक करना आता था, लेकिन उसने विचलित होने के कारण इसे सेक दिया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह एक मिशेलिन शेफ था। निश्चित रूप से। विशाल की चमकीली लोमड़ी जैसी आंखें मुस्कुराईं और छेड़ते हुए कहा, नहीं तो मैं उसे अपने साथ क्यों लाऊंगा। इस क्षण खाने की मेज सभी प्रकार के व्यंजनों से भरी हुई थी। वे सभी अतुलनीय रूप से उत्कृष्ट थे और उनमें से हर एक एक कलाकृति की तरह सुंदर था। तभी नव्या ने विशाल की बातों पर विश्वास किया और अपने दिल में तरुण से ईमानदारी से माफी मांगी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने हमेशा सोचा था कि तरुण का सबसे बड़ा उपयोग विशाल के लिए ड्राइव करना था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसके पास इतना शानदार कौशल और इतना व्यवहारिक छिपा हुआ कौशल होगा। पंथ मास्टर। तरुण एक सफेद चीनी मिट्टी के बर्तन के साथ रसोई से बाहर आया। जब उसने नव्या को देखा तो उसने उसका अभिवादन किया। पफ। नव्या ने ऊपर देखा और तरुण को एक फूलों वाली एप्रन पहने हुए देखा। वह खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। एप्रन सफेद था और उस पर रंगीन फूल और लाल दिल मुद्रित थे। हालांकि तरुण गोरा और कोमल था, लेकिन उसमें विशाल जैसा लड़की जैसा रूप नहीं था। इसके बजाय उसका 100% मर्दानी चेहरा था। फिर उसने एक ऐसा एप्रन पहना हुआ था जिसने एक लड़की का दिल फट जाए। यह असंगत था लेकिन प्यारा भी था। तुम्हारी शैली बहुत अद्वितीय है, नव्या ने छेड़ा। जब तरुण ने यह सुना तो वह खुद को अपने मास्टर की ओर कड़वाहट से देखने से नहीं रोक सका। उसकी आंखों में शिकायत लगभग उमड़ रही थी। जाहिर है, एक सामान्य पुरुष के रूप में वह केवल तभी इस तरह के एप्रन को पहनने की पहल करेगा जब उसका सिर दरवाजे से दबा होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके मास्टर ने कहा था कि इस घर का नवीनीकरण बहुत ठंडा दिख रहा था और कुछ रंग जोड़ना चाहते थे। अंत में उसने उसके लिए 7 फूलों वाली एप्रन खरीदी और उसे हर दिन एक अलग में बदलने का आदेश दिया। अगर घर ठंडा था तो दीवारों को पेंट करो या फर्नीचर बदलो। उसे उसमें रंग क्यों डालना पड़ा। बेशक, भले ही तरुण को गुस्सा करने की हिम्मत थी, उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। विशाल के लिए उसका सम्मान विशाल के नव्या के लिए सम्मान से कम नहीं था। इसलिए एक 7 फुट लंबा आदमी होने के नाते वह हर दिन एक रंगीन एप्रन में घर के चारों ओर घूमता था। विशाल ने तरुण की निगाहों को अनदेखा कर दिया और नव्या के लिए एक कुर्सी खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। आओ, तरुण के खाना पकाने का स्वाद लो। नव्या की स्वाद कलिकाएं लंबे समय से खुशबू से जुड़ी हुई थी, इसलिए वह औपचारिक नहीं हुई। उसने अपनी चॉपस्टिक से गोमांस का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में भर लिया। गोमांस चिकना और कोमल था और मांस स्वादिष्ट था। तरुण ने इसे सावधानी से पकाया था, इसलिए बनावट के विभिन्न स्तर मुंह में गूंज रहे थे। ये वास्तव में दुनिया में एक सर्वोच्च व्यंजन था, नव्या ने आनंद में गुनगुनाया। तरुण के खाना पकाने ने उसे तुरंत जीत लिया। वह खुद को बार बार सिर हिलाने और तरुण को अंगूठा दिखाने से नहीं रोक सकी। ये बहुत स्वादिष्ट है, तरुण। अपने पिछले जीवन में भी नव्या ने कभी 3 सितारा मिशेलिन रेस्तरां में नहीं खाया था। उसने शुरू में सोचा था कि उसने देवपुरी पर्वत गर्म झरना के रेस्तरां में जो पश्चिमी भोजन खाया था वह स्वादिष्ट था, लेकिन अब तरुण की तुलना में ये स्पष्ट था कि कौन बेहतर था। वह तब हैरान थी क्योंकि उसने दुनिया में ज्यादा नहीं देखा था। नव्या की मंजूरी मिलने के बाद तरुण का भाव बहुत आसान हो गया। उसने तुरंत सूप का एक कटोरा खुद से डालकर नव्या को सौंप दिया। पंथ मास्टर, कुछ सूप पीजिए। विशाल और तरुण भी बैठ गए। उन तीनों ने पहले खामोशी में थोड़ी देर तक खाया। अपने पेट में भूख को दबाने के बाद उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। समूह की 6 सितारा होटल की विकास योजना को एजेंडे पर रखा गया है।
मैंने होटल की समग्र उपस्थिति को डिजाइन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध वास्तुकार टॉम राइट को ढूंढ लिया है। विशाल ने धीरे धीरे बात की और नव्या को परियोजना की प्रगति की रिपोर्ट दी। नव्या हैरान थी जब उसने डिजाइनर का नाम सुना। उसने खाना बंद कर दिया और पुष्टि करने के लिए विशाल की ओर देखा। टॉम राइट, बुर्ज अल अरब से टॉम राइट। विशाल ने धीरे से सिर हिलाया। वही। नव्या अपने दिल में अतुलनीय रूप से हैरान थी। जब उसने विशाल को एक वास्तुकार को खोजने का मामला सौंपा था तो उसने अनुमान लगाया था कि विशाल को इस क्षेत्र में कोई पता होगा। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि विशाल टॉम राइट से संपर्क करेगा। दुबई का बुर्ज अल अरब दुनिया का एकमात्र 7 सितारा होटल टॉम राइट द्वारा बनाया गया था। टॉम की कार्य कुशलता अधिक है और कटवे ड्राइंग जल्द ही पूरी हो जानी चाहिए। हमें निर्माण दल और निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता पर विचार करना होगा, विशाल ने कहा। नव्या ने खुद को शांत किया और धीरे से सिर हिलाया। पूर्वी समुद्र रियल एस्टेट की अभी अभी स्थापना हुई थी और उसके पास अभी तक अपना निर्माण दल नहीं था। एक परियोजना की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण विवरण निर्माण सामग्री की गुणवत्ता थी। वह इस बारे में लापरवाह नहीं हो सकती थी। हालांकि नव्या ने पहले ही अपने दिल में योजनाएं बना ली थीं। उसने तुरंत विशाल से कहा, ये सब मुझ पर छोड़ दो। विशाल ने हल्के से सिर हिलाया और एक पल के लिए सोचा इससे पहले कि उसने कहा, जमीन के पहले टुकड़े के लिए परियोजना के लिए हर कोई सोचता है कि चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें जमीन के दूसरे टुकड़े के लिए होटल परियोजना को पूरा करना शुरू कर देना चाहिए। नव्या समझ गई कि विशाल का क्या मतलब था। उसने भी ऐसा ही सोचा। जमीन का पहला टुकड़ा अन्य स्थानों की तरह नहीं था। स्कूल जिले के घरों को केवल भविष्य में ही विकसित किया जाएगा। उन्हें बहुत जल्दी बनाना एक अच्छी बात नहीं थी। उन्हें तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि औद्योगिक श्रृंखला पर्याप्त रूप से परिपक्व न हो जाए, इससे पहले कि उन्हें एक आदर्श कीमत पर बेचा जा सके। इसके अलावा कंपनी ने अभी अभी शुरुआत की थी। अगर दोनों परियोजनाएं एक ही समय में शुरू की गईं, तो परियोजना के शुरुआती चरणों के लिए एक बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होगी। इस कंपनी को शुरुआत से ही केवल 2 मिलियन रुपये की शुरुआत पूंजी मिली थी और विशाल बाद के चरणों में पैसा लगाएगा। अब इसे देखते हुए विशाल ने अकेले इन 2 टुकड़ों की जमीन के लिए 100 मिलियन रुपये से अधिक लगा दिया था। भले ही विशाल इस बारे में खुश था और कहा था कि उसका पैसा नव्या का पैसा है, नव्या ऐसी व्यक्ति नहीं थी। चीजें अलग थीं। विशाल का पैसा था और उसे वापस करना था। हालांकि नव्या को पैसे के बारे में सोचते ही सिरदर्द हो जाता था। रियल एस्टेट शुरुआत से ही एक गहरा गड्ढा था। प्रारंभिक निवेश अथाह थे, लेकिन अगर कोई रिटर्न देखना चाहता था तो यह एक और बहुत लंबी प्रक्रिया थी। उदाहरण के लिए होटल परियोजना को ही लें। जब होटल बन जाएगा और व्यवसाय के लिए खुलेगा तो ये लाभदायक होगा। हालांकि ये कुछ महीनों या 1 या 2 साल में पूरा नहीं होगा। इसलिए कई लोग जिन्होंने रियल एस्टेट में निवेश किया था, उन्होंने पहले अन्य क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की थी, तब जाकर उनके पास जमीन में हाथ आजमाने के लिए पूंजी आई थी। यह अर्जुन ही था जिसने उसका समर्थन किया, जिसकी वजह से वह केवल 2 मिलियन रुपये के साथ इसमें कूद सकती थी। इसके बावजूद नव्या को लगा कि यह कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं है। कंपनी केवल अर्जुन पर ही निर्भर नहीं रह सकती थी। भले ही अर्जुन उस पर पैसा खर्च करने में विश्वास रखता था, नव्या इस बाधा को पार नहीं कर सकती थी। इसलिए उसे पैसे प्राप्त करने का कोई और तरीका सोचना पड़ा। और वह भी ऐसी तरह का तरीका जिससे रातों रात अमीर बन सके। नव्या का कोई अन्य लक्ष्य नहीं था सिवाय जल्द से जल्द अर्जुन को उसका पैसा वापस करने और फिर अपनी क्षमताओं का उपयोग करके निगम को संचालित करने के। उसे अचानक याद आया कि जल्द ही 1 मई आने वाला था। तब 7 दिनों की छुट्टियां होंगी। नव्या के मन में एक विचार आया और उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान दिखाई दी। इस मुस्कान को देखकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने नव्या को पलक झपकाई और धीरे से कहा, गुरु माँ आप। वह क्या कर रही थी? अर्जुन बाकी शब्द कहने की हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन उसके लहजे का मतलब बहुत स्पष्ट था। नव्या सीधी बैठ गई और अर्जुन को देखने के लिए अपना सिर उठाया। चलो 1 मई को एक यात्रा पर चलते हैं। ठीक है। अर्जुन की आंखें चमक उठी और वह उत्साहित था। वह गुरु माँ के साथ यात्रा पर जा रहा था। हम कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। नव्या मुस्कुराई। मकाओ। उसने जल्दी से सिर हिलाया। जब तक वह गुरु माँ के साथ था, वह कहीं भी जा सकता था। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया। नव्या ने इतने स्वादिष्ट भोजन का इतने खुले तौर पर आनंद बहुत समय बाद लिया था। सूर्यदेव का खाना बनाना बहुत ही शानदार था। रात के खाने के बाद नव्या फर्श से छत तक की खिड़की के सामने खड़ी थी और देवपुरी का रात का दृश्य देख रही थी। वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसके पुनर्जन्म को लगभग 1 महीना हो चुका था और नव्या मौजूदा माहौल में पूरी तरह से घुल मिल गई थी। उसके बड़े भाई और माँ थे, उसका पहला प्यार, उसके नए दोस्त, प्राचीन संप्रदाय और उसकी नई कंपनी। इस विचार के साथ नव्या को लगा कि यह एक वास्तविक सपना था।
ठीक वैसे ही जैसे वह देवपुरी के हलचल भरे रात के आकाश, नियॉन लाइटों और व्यस्त सड़कों को देख रही थी, उन्होंने उसे भारहीन और स्तब्ध महसूस कराया, जैसे कि वह अगले ही पल जागने वाली थी। गुरु माँ, पीछे से अर्जुन की आवाज आई, जिसने नव्या के भटकते विचारों को वापस बुलाया। वह मुड़ी और देखा कि अर्जुन के हाथ में एक तस्वीर थी। उसने इसे नव्या को सौंपा। ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में आपने मुझे जांच करने के लिए कहा था। नव्या ने भावहीनता से तस्वीर ली और नीचे देखा। तस्वीर में व्यक्ति थोड़ा मोटा था। वह बदसूरत तो नहीं था, लेकिन वह उसके भाई की तरह सुंदर नहीं लग रहा था। रौनक बार के मालिक का नाम दीपक चौधरी है। उसके बेटे का नाम दीपक है, और वह इस तस्वीर में है। हर सोमवार और बुधवार को वह समृद्धि नगर के एक फाइट क्लब में मुक्केबाजी और ताइक्वांडो का अभ्यास करने जाता है। हर शुक्रवार और शनिवार को वह अपने बार में मौज मस्ती करता है। चूंकि दीपक चौधरी का एक गुंडागर्दी पृष्ठभूमि है, दीपक अपने पिता की शक्ति पर निर्भर रहता है और घंटाघर क्षेत्र में कोई भी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं करता। उसके पास भी काफी बुरे दोस्त हैं, अर्जुन ने कहा। नव्या ने हल्के से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर ज्यादा भावना नहीं दिखी, लेकिन उसने तस्वीर अपनी जेब में वापस रख ली। देर हो रही है, मैं पहले वापस जाऊंगी। नव्या ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराए। वह ये कहना नहीं भूली, हमारे मकाऊ जाने की व्यवस्था करो। हम 1 मई की रात को निकलेंगे। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, सूर्यदेव को आपको छोड़ने दो। कोई जरूरत नहीं। नव्या ने सीधे मना कर दिया। उसने अपना स्कूल बैग उठाया और अपने जूते बदले। मैंने बहुत खा लिया, मैं टहलना चाहती हूँ। अर्जुन के बोलने का इंतजार किए बिना नव्या ने दरवाजा खोला और हाथ हिलाया। मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं है। नमस्ते। दरवाजा बंद होने के बाद अर्जुन थोड़ा माथे पर शिकन लाने से खुद को नहीं रोक पाया। उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि गुरु माँ के साथ कुछ ठीक नहीं था। लगता है गुरु माँ के साथ कुछ ठीक नहीं है। यहाँ तक कि सूर्यदेव ने भी इसे महसूस किया और तुरंत अर्जुन के पीछे चला गया और बुदबुदाया। अर्जुन ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसे अजीब लगा था जब गुरु माँ ने उसे रौनक बार के मालिक के बेटे की जांच करने के लिए कहा था। हालांकि वह गुरु माँ के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता था और न ही विवरण जानने की कोशिश कर सकता था। भले ही गुरु माँ का चेहरा ऊपर से शांत दिख रहा था, जितना अधिक वह ऐसा था, उतना ही यह साबित हुआ कि कुछ गड़बड़ थी। हालांकि अर्जुन विक्रम की तरह नहीं हो सकता था। वह एक अधीनस्थ था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से गुरु माँ का पीछा नहीं कर सकता था। इसलिए वह केवल सिर हिला सकता था। ये स्पष्ट था कि गुरु माँ नहीं चाहती थी कि दूसरे किसी बात के बारे में जाने। मालिक, सूर्यदेव ने अचानक अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने अपनी लोमड़ी जैसी आंखें सिकोड़ लीं। हाँ, मैं भी मकाऊ जाना चाहता हूँ। सूर्यदेव ने एक आज्ञाकारी अभिव्यक्ति प्रकट की और पलक झपकाए। वह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। अर्जुन ने अपनी भौहें उठाईं और जाने के लिए मुड़ा। अर्जुन के अपार्टमेंट से निकलने के बाद नव्या घर नहीं गई। इसके बजाय उसने सड़क के किनारे से एक टैक्सी बुलाई। मालिक, घंटाघर क्षेत्र में रौनक बार। नव्या पूरे 1 हफ्ते से अपने गुस्से को दबा रही थी। हालांकि जब भी वह अपने भाई की चोटों और उस महिला के बारे में सोचती थी जिसने उसकी भावनाओं के साथ खेला था, उसके हाथ अनियंत्रित रूप से कांप उठते थे। यहाँ तक कि उसे भी नहीं पता था कि क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में हिंसक कारक बेचैनी से हलचल मचा रहे थे। वह किसी को मारना चाहती थी। वह खुद को नियंत्रित करना भी चाहती थी, लेकिन वह खुद को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। चूंकि वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे इसे निकालना था। जैसा कि अर्जुन ने बताया था, दीपक हर शुक्रवार और शनिवार को बार में होता था, इसलिए नव्या के दिमाग में एकमात्र विचार बार में जाकर दीपक को ढूंढने का था। नव्या बार के प्रवेश द्वार पर कार से उतरी और समय देखा। यह अभी तक नाइट क्लब का पीक आवर नहीं था। उसने ऊपर देखा और दरवाजे पर खड़े सुनहरे बालों वाले को देखा। नमस्ते। नव्या ने पहल करके उसका अभिवादन किया। सुनहरे बालों वाला नव्या को देखकर हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर भी उसने विवेक के लिए चिंता व्यक्त की। क्या तुम अपने भाई को ढूंढ रही हो? उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सुनहरे बालों वाला उसके भाई की इतनी परवाह करेगा। नव्या मुस्कुराई और सिर हिलाया। मुझे वह मिल गया। वह ठीक है? सुनहरे बालों वाले ने माथे पर शिकन डालकर पूछा। उसे कुछ चोटें आईं, लेकिन वह ठीक है। नव्या ने कुछ नहीं छिपाया। सुनहरे बालों वाले ने धीरे से सिर हिलाया और आह भरी। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और कहा, यह योग्य नहीं है। 1 साल से अधिक समय तक काम करने के बाद उसे प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया। एक महिला की वजह से उसकी नौकरी चली गई। सुनहरे बालों वाले को विवेक के लिए दुख महसूस हुआ। विवेक पहले उसी की तरह एक सुरक्षा गार्ड था। प्रबंधक ने उसे पदोन्नत किया क्योंकि वह सुंदर था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दीपक को उसकी प्रेमिका पसंद आ जाएगी। सभी जानते थे कि दीपक घंटाघर क्षेत्र में एक अत्याचारी था। न केवल उसके पिता की गुंडागर्दी पृष्ठभूमि थी, बल्कि उसके अपने लोग भी थे। जब भी वह बाहर जाता था, वह लोगों के एक समूह से घिरा रहता था। इसके अलावा वह ताइक्वांडो जानता था और अच्छी तरह से लड़ता था।
कोई भी उसे भड़काने की हिम्मत नहीं करता था। जब सुनहरे बालों वाले ने नव्या को ये कहते सुना कि विवेक घायल हो गया था, तो उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उसकी चोटें हल्की नहीं थीं। सुनहरे बालों वाले ने नव्या की ओर देखा और फिर आसपास देखा। ये सोचते हुए कि विवेक अब यहाँ काम नहीं कर रहा था, वह थोड़ा उलझन में दिखा। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम खुद यहाँ आए हो? नव्या ने हल्के से सिर हिलाया और बार के प्रवेश द्वार की ओर देखा। फिर उसने सुनहरे बालों वाले की ओर देखा और पूछा, क्या मैं अंदर जाकर कुछ देर के लिए मस्ती कर सकती हूँ? इस युग में बार ऐसी जगह नहीं थी जहां नाबालिग जाते थे। इसके अलावा ऐसे मनोरंजन स्थलों के प्रवेश द्वार पर 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों को वर्जित करने वाला एक चिन्ह लटका हुआ था। यह कोई साधारण चिन्ह नहीं था, बल्कि लोक सुरक्षा ब्यूरो का एक मानक चिन्ह था। फिर भी ये चिन्ह केवल दिखावे के लिए थे। आमतौर पर बार किसी की उम्र की परवाह नहीं करते थे। जब तक किसी के पास पैसा होता था, वे उनके लिए दरवाजा खोल सकते थे। जब तक अचानक निरीक्षण नहीं होता था, बार नाबालिगों को खारिज नहीं करते थे। बेशक अधिकांश बार मालिकों के पीछे लोक सुरक्षा ब्यूरो का कोई व्यक्ति होता है। अगर कोई हलचल होती है तो कोई उन्हें पहले से बता देता है। सुनहरे बालों वाला 1 साल से अधिक समय से रौनक बार में काम कर रहा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से यह जानता था। हालांकि जब उसने देखा कि नव्या अकेली थी, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या तुम अकेली अंदर आकर मस्ती कर रही हो? क्या मैं कर सकती हूँ? मेरे पास पैसा है। नव्या ने अपनी भौहें उठाईं और अपनी जेब पर थपथपाया। हे, सुनहरे बालों वाला लाचारी से मुस्कुराया। अंत में उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, जब तक तुम्हारे पास पैसा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने नव्या की ओर सिर झुकाया। आओ, मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ। सुनहरे बालों वाले ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने बस सोचा कि लड़की जिज्ञासु थी। इसके अलावा नव्या बहुत शांत दिखती थी। वह क्या परेशानी पैदा कर सकती थी? उसने सुनहरे बालों वाले का पीछा करते हुए बार के दरवाजे से अंदर प्रवेश किया और एक मंद रोशनी वाली गैलरी देखी। गैलरी की दीवारें ध्वनिरोधी से ढकी हुई थीं, और वह अंदर से आने वाले संगीत को स्पष्ट रूप से ही सुन सकती थी। अंत में एक और दरवाजा था। जब सामने वाले व्यक्ति ने दरवाजा खोला, तो कान फाड़ने वाला संगीत तुरंत उनका स्वागत किया। नव्या पहले कभी बार नहीं गई थी। यहाँ तक कि अपने पिछले जीवन में भी वह केवल कुछ बहुत ही उच्च श्रेणी के स्थानों पर गई थी, रेड वाइन पीती थी और संगीत सुनती थी। नव्या के लिए इतने शोरगुल वाले और भीड़ भाड़ वाले माहौल वाले बार में ये पहली बार था। उसने माथे पर शिकन डाली। आसपास के माहौल की आदत नहीं थी। चूंकि यह शुक्रवार था, भले ही यह अभी तक बार का पीक आवर नहीं था, कई लोग पहले ही आ चुके थे। चमकीली रोशनी इतनी तेज थी कि उसे चक्कर आ गए। संगीत का कंपन ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे पैर हिल रहे थे। नव्या को सुनहरे बालों वाले ने बार में एक खाली सीट पर बैठने के लिए ले जाया। तभी वह रौनक बार के आंतरिक भाग को देख सकी। बार में केवल एक मंजिल थी, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जगह थी। सबसे अंदर की तरफ बार काउंटर था जहां वह बैठी थी। 2 बारटेंडर थे और अलमारियों पर कई रंग बिरंगी शराब की बोतलें प्रदर्शित थीं। आमतौर पर अगर लोग बार में अकेले या किसी और के साथ आते थे, तो वे यहीं बैठना पसंद करते थे। बाईं ओर एक डीजे स्टेज था जिसके बीच में एक विशाल डांस फ्लोर था। कुछ बिखरे हुए स्टेज के अलावा बाकी सोफे वाले बूथ थे। चूंकि क्षेत्र बड़ा था, इसलिए ये भीड़ भाड़ वाला नहीं लग रहा था। यह विवेक की बहन है। मेरी मदद करो इसका ख्याल रखने में। सुनहरे बालों वाले ने एक काली बनियान में बारटेंडर को आवाज दी। जब बारटेंडर ने सुना कि वह विवेक की बहन है, तो वह नव्या को कुछ बार और देखने से खुद को नहीं रोक पाया। फिर उसने सिर हिलाया और सुनहरे बालों वाले को ओके का इशारा दिया। सुनहरे बालों वाले ने नव्या के कान के पास झुककर जोर से कहा, मुझे अभी भी 1 घंटे के लिए ड्यूटी पर रहना है। मैं बाद में तुम्हें ढूंढने के लिए अंदर आऊंगा। इधर उधर मत भागना और कोई शराब मत पीना जो दूसरे तुम्हें दें। अजनबियों के तुमसे बात करने की परवाह मत करना। अगर कुछ हो तो मुझे दरवाजे पर ढूंढना। यह महसूस करते हुए कि सुनहरे बालों वाला उसे चिंता के साथ याद दिला रहा था, नव्या ने सिर हिलाया और उससे कहा, धन्यवाद। सुनहरे बालों वाले को राहत मिली और वह जाने के लिए मुड़ा। नव्या मुड़ी और उसके सामने एक गिलास स्ट्रॉबेरी जूस रखा गया। बारटेंडर ने नव्या को आराम से लेने का इशारा किया। नव्या तुरंत मुस्कुराए और लाचारी से सिर हिलाया। उसने मन ही मन सोचा, भूल जाओ, मैं वैसे भी यहाँ शराब के लिए नहीं आई हूँ। थोड़ी देर बाद नव्या बार के माहौल के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हो गई थी। वह अपने हाथ में उदासीनता से फलों का रस पी रही थी, लेकिन उसकी आंखें चारों ओर देख रही थीं। ये स्पष्ट था कि वह दीपक को ढूंढ रही थी। भले ही बार में रोशनी मंद थी और चमकीली रोशनी थी, नव्या के पास मानसिक खेती तकनीक थी, इसलिए वह अभी भी हर कोने को देख सकती थी। उसने दीपक की उपस्थिति को अपने दिल में उकेर लिया था। भले ही वह साधारण दिखता था, उसके सीने पर टैटू उसकी गर्दन तक फैला हुआ था, इसलिए नव्या को यह बहुत स्पष्ट रूप से याद था। आधा घंटा बीत चुका था, लेकिन नव्या को अभी भी दीपक आसपास नहीं दिखा।
उसने समय देखा और देखा कि यह लगभग रात के 10 बज चुके थे। बार पहले ही भीड़ भाड़ वाला हो चुका था। नव्या ने ये भी देखा कि डांस फ्लोर के किनारे पर सबसे अच्छे बूथ को छोड़कर सभी स्टेज और बूथ पहले ही कब्जे में थे। ये स्पष्ट था कि किसी ने इसे आरक्षित कर रखा था। ज्यादा देर बाद नहीं, लोगों का एक समूह शानदार ढंग से दरवाजे से अंदर चला आया। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति लंबा और मोटा था और वह बहुत मजबूत था। उसकी गर्दन पर टैटू दिखाई दे रहा था। ये दीपक था। दीपक के पीछे 7 से 8 लड़के चल रहे थे। ये लोग सभी बदमाश थे। सभी आकार के लोग थे और वे सभी 20 के दशक में थे। एक नज़र में कोई भी बता सकता था कि वे समाज में ऐसे युवक थे जो उचित काम नहीं कर रहे थे। हालांकि चूंकि उन्होंने दीपक से नाता जोड़ लिया था, एक बड़े पेड़ की तरह, उन्हें आमतौर पर पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। नव्या ने दीपक को उसके दिखाई देते ही देखा। हालांकि उसके भाई की पूर्व प्रेमिका, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, दीपक के साथ नहीं थी। लोगों का समूह खाली सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वेटर ने मेज पर शराब और फल परोसे। नव्या की आंखें गहरी हो गईं, लेकिन उसने तुरंत हलचल नहीं की। इसके बजाय वह बार में बैठी रही और फलों के रस का एक और गिलास मांगा। जब वह पी रही थी तो उसने दीपक को ठंडे ढंग से देखा। ज्यादा देर बाद नहीं, जैसे कि नव्या की टकटकी बहुत सीधी और केंद्रित थी, दीपक ने एक गिलास बियर पी और ऊपर देखा जैसे कि उसने कुछ महसूस किया हो। उनकी टकटकी डांस फ्लोर से गुजरी और हवा में टकरा गई। भले ही नव्या की अभिव्यक्ति ठंडी और उदासीन थी, जब वे मिले तो दीपक की आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की कितनी सुंदर है। वह इतनी कोमल है और एक कुंवारी जैसी दिखती है। उसके दिमाग में एक कामुक विचार कौंधा। दीपक तुरंत मुस्कुराया और नव्या को एक अत्यंत अश्लील मुस्कान दी। हालांकि नव्या बिना हिले डुले दीपक को घूर रही थी। उसकी आंखों में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक मरे हुए व्यक्ति को देख रही हो। दीपक को चिंता थी कि आज बहुत सारे बूढ़े लोग थे, इसलिए उसने तुरंत अपने बगल के एक अधीनस्थ से कुछ फुसफुसाया। अधीनस्थ ने सुना और नव्या को देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। ज्यादा देर बाद नहीं, उसने एक कामुक मुस्कान प्रकट की। फिर उसने सिर हिलाया, खड़ा हुआ और सीधे नव्या की ओर चला गया। ये देखकर नव्या मुड़ी और फलों के रस को बार पर रख दिया। दीपक का अधीनस्थ उसके सामने खड़ा हो गया और नव्या की ओर खूबसूरती से अपनी भौहें उठाईं। छोटी लड़की, तुम मेरे भाई को क्यों देखती रहती हो? अगर तुम उसे पसंद करती हो तो आओ और एक पे लो। नव्या इस पर हानिरहित ढंग से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे सूक्ष्म बुराई थी। उसने सीधे कहा, ठीक है। अधीनस्थ आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसे उम्मीद नहीं थी कि नव्या इतनी आसानी से सहमत हो जाएगी। आजकल की युवा लड़कियां इतनी कम उम्र में बहुत साहसी लगती हैं। उस अधीनस्थ ने अपने दिल में सोचा और लालच में नव्या को ऊपर से नीचे तक देखा। बिल का भुगतान करो। नव्या ने उसे झलक दी और धीरे से कहा। वह खड़ी हुई और दीपक की सीट की ओर चली गई। जब अधीनस्थ ने ये देखा तो उसने जल्दी से बार में बारटेंडर पर चिल्लाया, वह भाई दीपक के साथ है। ये दीपक के परिवार का बार था, इसलिए बारटेंडर ने स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं कहा और धीरे से सिर हिलाया। इस क्षण दीपक ने नव्या को अपनी ओर चलते हुए देखा और तुरंत ऊर्जावान हो गया। वह केवल 23 या 24 साल का था। इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसका पिता घंटाघर क्षेत्र में हावी होने का आदी था, उसके आसपास हर तरह की महिलाएं थीं और वह कभी भी उनसे मुक्त नहीं हुआ था। हालांकि दीपक ने नव्या जैसी शुद्ध दिखने वाली सुंदर लड़की को कभी नहीं छुआ था। कोई केवल एक नजर से बता सकता था कि वह एक छात्रा थी। नव्या को अपने करीब आते देखकर वह इतना उत्साहित था कि उसका दिल खुजली करने लगा। यहाँ तक कि कुछ असहनीय गंदे दृश्य भी उसके दिमाग में दिखाई देने लगे। दीपक लड़कियों को उठाने में काफी अच्छा था। वह तुरंत खड़ा हुआ और बूथ से बाहर निकला। जब भाइयों ने ये देखा तो उन्होंने हलचल करना शुरू कर दिया और उनकी आवाज की मात्रा ने आसपास की भीड़ का ध्यान आकर्षित किया। हालांकि इस बार में आने वाली भीड़ में से कौन दीपक को नहीं जानता था। उन्होंने तुरंत झलक दी और फिर जल्दी से दूर देखा। नव्या दीपक के सामने खड़ी थी। उसके सुंदर चेहरे पर कोई बदलाव नहीं था। वह पहले की तरह ठंडी थी, लेकिन इस क्षण उसके दिल में लंबे समय से दबा हुआ गुस्सा और भी बढ़ गया, जैसे कि वह अगले ही पल फटने वाला था। उसके भाई की चोटों से ढकी छवि उसके दिमाग में कौंध गई। नव्या ने महसूस किया कि उसका हाथ फिर से अनियंत्रित रूप से कांपना शुरू हो गया। घबराहट और उत्साहित भावनाओं का मिश्रण उमड़ पड़ा क्योंकि उसने दीपक की ओर देखा। रोशनी के नीचे नव्या की गोरी त्वचा चमकती हुई लग रही थी। उसकी आंखें पानी जैसी थीं। हालांकि वह सुंदर थी, उसमें एक आकर्षक हट था। दीपक की आंखों में ऐसी खूबसूरती ने उसके वासना को बढ़ा दिया। उसने तुरंत नव्या की ओर देखा और संकेत दिया, छोटी लड़की, तुम मुझे क्यों देखती रहती हो? उसने आपको पसंद कर लिया है, भाई दीपक। ये सही है। ये छोटी लड़की बुरी नहीं है। मुझे एक मौका दो, भाई दीपक। साइड के लोगों ने तुरंत जयकार की। नव्या ने उदासीनता से अपनी टकटकी घुमाई और वह उसके बगल में मेज पर एक शराब की बोतल पर टिकी।
हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, एक आकृति अचानक उसकी ओर दौड़ी और उसे अपने पीछे आड़ दी। मुझे माफ करना, भाई दीपक। यह मेरी बहन है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको पीने में परेशान नहीं किया। नव्या हैरान रह गई। हालांकि उस व्यक्ति की पीठ उसकी ओर थी, वह देख सकती थी कि दूसरे छोर पर सुनहरे बालों वाला गायब था। दीपक भी अचानक बाहर निकले सुनहरे बालों वाले से हैरान था, लेकिन सुनहरे बालों वाले को कम परवाह थी। वह मुस्कुराया, सिर हिलाया और झुका। ये लड़की पहली बार में आई है। वह ज्ञानी है, इसलिए भाई दीपक, उसे दोष मत देना। मैं उसे अभी बाहर ले जाता हूँ। जैसे ही उसने बात की, वह नव्या को खींचने के लिए मुड़ा। दीपक उस बत्तख को कैसे जाने दे सकता था जो उसके मुंह तक पहुंच चुकी थी। उसकी मोटी बाहों ने सुनहरे बालों वाले को एक तरफ खींच लिया और उसने डांटा, लानत है। तुम्हारी बहन के साथ क्या गलत है? क्या मेरे साथ पीने पर उसकी कीमत गिर जाएगी? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह नव्या को देखने के लिए मुड़ा। जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, नव्या ने अपना हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक बियर की बोतल दिखाई दी। उसने अपनी कार्रवाई को नहीं रोका और बिना किसी झिझक के उसे दीपक के सिर पर फेंक दिया। धमाका! बोतल टूट गई और दीपक के सिर पर फट गई। नव्या की कार्रवाई इतनी अचानक थी कि आसपास कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। इसके अलावा कौन सोचता कि नव्या जैसी एक किशोर लड़की घंटाघर क्षेत्र के अत्याचारी दीपक पर हमला करने की हिम्मत करेगी। और वह इतनी विकराल थी। दीपक को अपने सिर में एक गुनगुनाहट महसूस हुई। उसका दृष्टि तुरंत धुंधला हो गया और वह जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। अंत में उसने अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र खो दिया और डांस फ्लो के बगल में गिर गया। सभी को पता नहीं चला कि क्या हुआ था। उन्होंने केवल देखा कि कोई अचानक खून से लथपथ चेहरे के साथ जमीन पर गिर गया। वे तुरंत डर गए और चिल्लाए। आसपास की भीड़ सभी दिशाओं में बचकर निकल गई। दीपक के भाइयों ने अपनी समझ रिगेन की और खड़े हो गए। नव्या ने बोतल के बचे हुए हिस्से को अपने हाथ में पकड़ा और उन्हें ठंडे ढंग से देखा। इस समय बार में संगीत अप्रत्याशित स्थिति के कारण बंद हो गया। शांत हॉल में केवल नव्या की ठंडी आवाज सुनी जा सकती थी। अगर तुम मरना चाहते हो तो हिलने की कोशिश करो। उसके शब्दों ने सभी को हैरान कर दिया। एक युवा लड़की के तेज ने 20 के दशक के युवकों के एक समूह को डरा दिया। ऐसा नहीं था कि वे डरे हुए थे, लेकिन नव्या के आसपास का तेज बहुत डरावना था। उसकी ठंडी आंखें और उनमें हत्यारा इरादा सभी को जमने पर मजबूर कर दिया, जैसे कि कोई भी जो हिलने की हिम्मत करेगा, वह वहीं मर जाएगा। नव्या मजाक नहीं कर रही थी। नव्या धीरे धीरे मुड़ी और दीपक को फिर से देखा। दीपक अभी तक ठीक नहीं हुआ था और उसका सिर गुनगुना रहा था। नव्या ने अभी उसके मंदिर पर मारा था। इस क्षण उसकी आंखें सितारों से भरी हुई थीं। उसका चेहरा गर्म महसूस हुआ और खून उसके माथे से नीचे बह गया। नव्या दीपक की ओर चली गई और सभी की हैरान आंखों के नीचे उस पर सवार हो गई। उसने बिना किसी दया के एक हाथ से दीपक के बाल खींचे और दूसरे हाथ से अपनी मुट्ठी भींची। फिर उसने भावहीनता से दीपक के चेहरे पर लहराया। एक मुक्का, दो मुक्के, तीन मुक्के। नव्या का मुक्का बारिश की बूंदों की तरह दीपक के चेहरे पर उतरा। मुक्के कोमल दिखे, लेकिन नव्या ने हर बार ताकत का इस्तेमाल किया। इस क्षण नव्या के चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखी, क्योंकि उसने एक मशीन की तरह अपनी मुट्ठी लहराई। हालांकि जब उसने दीपक के चेहरे पर खून देखा तो उसकी आंखों में उत्साह कौंधा। उसकी हरकतें बिल्कुल भी धीमी नहीं हुईं। सभी नव्या के सामने पागल हो गए थे। इस समय एक चेहरे पर मुक्का उतरने की मंद आवाज के अलावा शांत हॉल में कोई और आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। इस क्षण दीपक का चेहरा एक सुअर के सिर की तरह सूज गया था और उसके मूल स्वरूप को पहचानना असंभव था। दूसरी ओर नव्या लड़ते हुए अधिक उत्साहित लग रही थी। ये स्पष्ट था कि दीपक पहले ही आधी जान खो चुका था कि वह कितनी सांस ले रहा था। सुनहरे बालों वाला बगल में खड़ा था, हैरान था। उसने तुरंत सुरक्षा गार्डों को एक नजर दी। हालांकि ये सुरक्षा गार्ड सभी 18 या 19 साल के युवक थे। सामने की स्थिति को देखकर उन्होंने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। उन सभी ने सुनहरे बालों वाले को सिर हिलाया। जैसे ही सभी को चिंता थी कि एक लड़की दीपक को पीट पीट कर मार डालेगी, एक हाथ अचानक बाहर निकला और नव्या की मुट्ठी को पकड़ लिया। उसी समय नव्या के सिर के ऊपर एक धीमी आवाज सुनाई दी, जिसमें मजाक का एक संकेत था। अगर तुम जारी रखती हो तो वह मर जाएगा। नव्या का खून खौल रहा था, लेकिन ये बढ़ा हुआ हाथ एक बाल्टी ठंडे पानी जैसा था जो उसके सिर पर उतर गया, जिससे वह तुरंत होश में आ गई। उसने अपना सिर मोड़ा और देखा। रोशनी के नीचे एक पतली आकृति, एक सुंदर चेहरा और एक जोड़ी गहरी और मुस्कुराती हुई आड़ू के फूल जैसी आंखें ने नव्या को अनजाने में माथे पर शिकन डालने पर मजबूर कर दिया। गौरव एक आकस्मिक ग्रे पोशाक में पहना हुआ था। उसने नव्या को एक मुस्कान के साथ देखा जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसके चेहरे जैसे गुलाबी होंठ मुड़े हुए थे और उसने तुरंत बुराई का एक संकेत प्रकट किया। उसका काम लगभग हो गया है। उसका लहजा एक चर्चा नहीं था, बल्कि एक याद दिलाना था।
जी समूह का सबसे बड़ा पोता, एशिया के शीर्ष वित्तीय समूहों में से एक का एकमात्र वारिस। अपनी स्थिति के साथ, अगर आज उसके दोस्त का निमंत्रण नहीं होता, तो वह घंटाघर क्षेत्र के एक निम्न श्रेणी के बार में कभी दिखाई नहीं देता। वह पहले ही अरुचि और ऊब से मर रहा था। कौन जानता था कि भाग्य इतना अद्भुत होगा। कान फाड़ने वाला संगीत अचानक बंद हो गया, और जो उसके कानों में प्रवेश किया वह बर्फ जैसी ठंडी चेतावनी थी। अगर तुम मरना चाहते हो, तो हिलने की कोशिश करो। वाक्य लुभावना था, और इसने तुरंत उसकी रुचि को जगा दिया। उसने देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। जब उसने एक सुंदर और कोमल चेहरा देखा, तो यहाँ तक कि शांत युवा मास्टर गौरव भी हैरान रह गया। आश्चर्य महसूस करने के अलावा, उसने नव्या को एक नज़र में पहचान लिया। फिर उसने देखा कि पतली लड़की अपनी मुट्ठी लहरा रही थी, जैसे कि वह नर्क के एक राक्षस द्वारा प्रेरित हो गई हो। जब तक उसके नीचे का व्यक्ति अपनी आखिरी सांस पर था, उसने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह कभी बिजीबॉडी नहीं रहा था। हालांकि नव्या को अपने सामने देखते हुए गौरव भविष्यवाणी कर सकता था कि अगर किसी ने उसे नहीं रोका, तो वह उस व्यक्ति का सिर टुकड़ों में तोड़ देगी इससे पहले कि वह छोड़ दे। यह अज्ञात था कि नफरत कितनी गहरी थी जिसने एक किशोर लड़की को इतना हिंसक रूप से नियंत्रण खोने पर मजबूर कर दिया। लड़की की आंखों में स्पष्ट गुस्सा था, और उसकी आंखों के नीचे नाचती हुई रोमांचक आग ने किसी को भी डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। हालांकि गौरव तुरंत उसे रोकने के लिए बाहर नहीं आया। इसके बजाय उसने तब तक इंतजार किया जब तक वह व्यक्ति मौत के कगार पर नहीं था, इससे पहले कि वह बाहर खड़ा हो जाए। उसने नव्या को अपना गुस्सा निकालने की अनुमति दी, लेकिन इस हद तक नहीं कि कोई मर जाए। तब तक स्थिति को सुलझाना आसान नहीं होगा। इसलिए जिस क्षण गौरव ने अपना मुंह खोला, उसने उसे याद दिलाया कि अब समय हो गया था और उसका काम लगभग हो गया था। वह खुद कारण नहीं बता सकता था। अगर उसे कोई कारण ढूंढना था, तो वह यह मान लेगा कि उसने एक बार बूढ़े मास्टर को बचाया था। नव्या ने दीपक की ओर नीचे देखा, जिसे पहचानने से परे पीटा गया था। इस क्षण उसकी तर्कसंगतता वापस आ गई। उसके नीचे के व्यक्ति की दयनीय स्थिति को देखकर नव्या, अपराधी, माथे पर शिकन डालने से खुद को नहीं रोक पाए। क्या उसने किसी को इस तरह पीटा था? नव्या गुप्त रूप से हैरान थी। उसका दिमाग अभी खाली था, और उसकी आंखों में दीपक के चेहरे के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके दिमाग में उसने अपने भाई के शरीर को चोटों से भरा हुआ देखा। उसने महसूस किया कि शिकायत का एक गेंद जो उसके दिल में लंबे समय से दबा हुआ था, जिस क्षण उसने चलना शुरू किया, बाहर निकल गया, और उसके शरीर ने नियंत्रण के बिना पागलपन से मुक्का मारा। जिस बात ने नव्या को डराया, वह ये था कि उसने अपने शरीर में एक हलचल महसूस की। जब उसने मुक्का मारा तो उसे अभूतपूर्व खुशी महसूस हुई। लाल रंग उसकी आंखों में प्रवेश कर गया, जिससे वह अपने उत्साह को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गई। दीपक का चेहरा सूजा और फूला हुआ था, और वह खून उगल रहा था। वह ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी क्षण मर जाएगा। अगर गौरव ने उसे सही समय पर नहीं रोका होता और उसने उसे कुछ और मुक्के मारे होते, तो वह शायद मर गया होता। इस क्षण नव्या का गुस्सा तुरंत गायब हो गया, लेकिन उसे चोट पहुंचाने का दोष महसूस नहीं हुआ। उसने खुद से पहले ही कहा था कि अगर किसी ने उसकी मां और भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, तो वह उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगी। ये देखकर कि नव्या की स्थिति धीरे धीरे शांत हो गई थी, गौरव ने तुरंत उसकी कलाई पर अपनी पकड़ कस दी। नव्या ने स्थिति का फायदा उठाया और खड़ी हो गई। दर्शकों के हैरान अभिव्यक्तियों के विपरीत, गौरव ने अपनी आड़ू के फूल जैसी आंखों में रुचि का एक निशान के साथ नव्या की ओर देखा। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, नव्या ने ठंडे ढंग से कहा, धन्यवाद। गौरव ने अपनी सुंदर भौहें उठाईं। उसने मन ही मन सोचा कि उसका रवैया ठीक था, लेकिन उसका लहजा अच्छा नहीं था। अपना हाथ गौरव के हाथ से वापस लेते हुए, नव्या ने महसूस किया कि आसपास की भीड़ उसे घूर रही थी, जैसे कि वे एक राक्षस को देख रहे हों। जैसे कि टकटकी को नहीं देखा, उसने सभी को नजरअंदाज किया और बार के निकास की ओर चलने के लिए मुड़ी। दर्शकों ने डर से जल्दी से उसके लिए एक रास्ता बना दिया। हालांकि नव्या अचानक रुक गई। सभी ने अपनी सांसें रोकी, ये सोचते हुए कि महिला शैतान फिर से भड़कने वाली थी। अप्रत्याशित रूप से नव्या केवल मुड़ी और सुनहरे बालों वाले की ओर चली गई। उसने उसकी आस्तीन को भावहीनता से खींचा और सुनहरे बालों वाले को बार से दूर ले गई। जिस क्षण नव्या चली गई, बार में दबाव तुरंत गायब हो गया। यहां तक कि वे ग्राहक भी, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने राहत की सांस ली। लानत है, वह छोटी लड़की बहुत विकराल है। वह इतनी विकराल थी, अगर किसी ने उसे नहीं रोका होता, तो वह मर जाता। वह काफी साहसी है। उसकी किस तरह की पृष्ठभूमि है? उसने घंटाघर क्षेत्र में दीपक को छूने की हिम्मत की। क्या दीपक वह था जिसे पीटा गया? आपको और कौन लगता है? मुझे कैसे पता चलेगा? उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि उसकी मां भी उसे पहचान नहीं पाएगी। ठीक है। हर जगह चर्चाएं शुरू हो गईं, और बार तुरंत बेचैन हो गया। दीपक के भाई नव्या के तेज से इतने डर गए थे कि उन्होंने हलचल करने की हिम्मत नहीं की। केवल बाद में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। कुछ ने 120 पर फोन किया, और कुछ ने पुलिस को बुलाया।
गौरव ने उस दरवाजे को घूरना जारी रखा जहां नव्या गायब हो गई थी, और उसके होठों के कोने एक मंद मुस्कान में मुड़ गए। फिर उसने धीरे धीरे अपनी टकटकी हटा ली। इस क्षण जीन्स और एक सफेद स्वेटर में एक सुंदर लड़का गौरव के बगल में चला गया और एक उलझन भरे लहजे में पूछा, युवा मास्टर गौरव, क्या आप उसे जानते हैं? ये लड़का सुंदर था, उसका चेहरा जद जैसा गोरा था, उसकी आंखें सितारों जैसी थीं, और उसका शरीर गौरव की तुलना में पतला था। उसका नाम वरुण था। भले ही यह व्यक्ति सभ्य दिखता था, वह देवपुरी में एक शीर्ष श्रेणी के कुलीन परिवार का एक प्रसिद्ध युवा मास्टर था। क्यू परिवार 100 साल पुराना परिवार था जो जिया, लिन और जियान परिवारों के बराबर था। देवपुरी में 4 प्रमुख परिवारों का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजता था। उनका व्यवसाय पूरे देश में फैला हुआ था और उनका बाजार मूल्य 10 अरब रुपये से ऊपर था। भले ही वे एशिया में जी समूह जितने प्रसिद्ध नहीं थे, वे देवपुरी में प्रसिद्ध थे और सभी उन्हें जानते थे। गौरव ने टिप्पणी नहीं की। वे पहली 2 घटनाओं से एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि वे एक दूसरे को जानते हैं, है ना? चलो चलते हैं, हलचल पहले ही समाप्त हो गई है। गौरव का लहजा उदासीन था क्योंकि उसने धीरे से अंगड़ाई ली। ज्यादा देर बाद नहीं, काले कपड़े पहने पुरुषों का एक समूह अचानक बार के बाहर से अंदर घुस आया। ये लोग सभी काले सूट पहने हुए थे और उनमें मजबूत तेज था। एक नजर में कोई भी बता सकता था कि वे साधारण लोग नहीं थे। अगले ही पल विक्रम एक भयंकर तेज के साथ अंदर चला गया। उसकी चील जैसी आंखें पूरे बार में घूमी और अंत में मरते हुए दीपक पर टिकी। सभी फिर से शांत हो गए क्योंकि वे एक शब्द या हलचल के बिना अपनी सीटों पर सिकुड़ गए थे। उस क्षण एक आकृति भीड़ के माध्यम से विक्रम के बगल में दौड़ गई और उसके कान में फुसफुसाया। उस क्षण विक्रम की कसकर बुनी हुई भौहें थोड़ी शांत हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर ठंडा तेज अभी तक गायब नहीं हुआ था। अंत में उसने अपने अधीनस्थ को निर्देश दिया, इस मामले को साफ करो और किसी को भी लड़की के साथ परेशानी पैदा न करने दो। इसके साथ वह मुड़ा और बार से चला गया। उस दिन उसे महसूस हुआ कि लड़की की अभिव्यक्ति के साथ कुछ गलत था, इसलिए उसने लेइजी को गुप्त रूप से उसका पीछा करने के लिए लोगों को भेजने का निर्देश दिया। अगर कुछ हुआ तो वे उसे तुरंत रिपोर्ट करेंगे। जब उसे आज खबर मिली तो वह अरविला से दौड़कर आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मामला उसके पहुंचने से पहले ही समाप्त हो जाएगा। लड़की ने दीपक को इस हद तक पीट दिया था कि वह लगभग मर गया था। सौभाग्य से लड़की ठीक थी। विक्रम को राहत मिली और उसने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। उसने अपने अधीनस्थों को मामले का ध्यान रखने के लिए छोड़ दिया और अरविला लौट आया। इस क्षण रौनक बार से केवल 2 ब्लॉक दूर एक सड़क किनारे के ठेले पर बर्तन से गर्म हवा उठ रही थी। ईंट के आकार के वनटन पक गए थे और खाने के लिए लगभग तैयार थे। उन पर थोड़ा धनिया और झींगा की त्वचा छिड़की गई थी और ताज़ा मिर्च के तेल का एक बड़ा चम्मच के साथ इसने तुरंत लोगों को लार टपकाने पर मजबूर कर दिया। सड़क किनारे के ठेले पर ग्राहकों की 3 या 2 मेजें थीं और उनमें से एक नव्या थी। बार छोड़ने के बाद शाम की हवा चली। अपनी मुट्ठी के नीचे खूनी चेहरे के बारे में सोचते हुए नव्या को अपने पेट में मरोड़ महसूस हुई। उसने टेलीफोन पोल को पकड़ा और उल्टी की। बार में उदासीन और निर्दयी व्यक्ति चला गया था। नव्या, जो शांत हो गई थी, शांत लड़की के पास लौट आई। उसने सूर्यदेव का रात का खाना खाली कर दिया। जिस क्षण उसने उल्टी की, उसने अपने पेट में खालीपन महसूस किया और उसे थोड़ी भूख लगी। कुछ गर्म वनटन निगलने के बाद नव्या ने अपनी आंखें उठाईं और पीले सुनहरे बालों वाले और उसके सामने अछूते वनटन को देखा। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? नव्या ने हल्के ढंग से पूछा। सुनहरे बालों वाला अवाक था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बहन, क्या तुम्हें लगता है कि यह खाने का अच्छा समय है? क्या तुम एक राक्षस हो? इस क्षण सुनहरे बालों वाले ने नव्या को एक छोटी लड़की की तरह देखने की हिम्मत नहीं की। जो कुछ अभी हुआ था वह एक दुष्स्वप्न जैसा था जिसे बुलाया नहीं जा सकता था। जब उसने दीपक पर हमला किया तो नव्या के चेहरे पर अभिव्यक्ति एक यमदूत जैसी थी जो एक जीवन की मांग कर रहा था। इसने किसी की पीठ को ठंडा कर दिया। अब तक उसके पैर अभी भी कमजोर थे। उसे ये भी नहीं पता था कि वह बार से बाहर कैसे निकला। जब वह होश में आया तो वह पहले से ही वहां बैठा था और नव्या को वनटन खाते हुए देख रहा था। ये देखकर कि सुनहरे बालों वाले ने प्रतिक्रिया नहीं दी, नव्या खुद को रोकने और उसे बुलाने से नहीं रोक पाए। भले ही वह थोड़ी कठोर रही हो, इस सुनहरे बालों वाले को इतना डरना नहीं चाहिए, है ना? जो लोग ऐसे मनोरंजन स्थल में काम करते थे उन्होंने कई झगड़े देखे होंगे। उसे कम ही पता था कि वह नव्या की ताकत के कारण नहीं डरा था, बल्कि उस समय नव्या की स्थिति के कारण डरा था। सुनहरे बालों वाला हैरान था और होश में आने से पहले वह काम गया था। नव्या खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। उसने सुनहरे बालों वाले की ओर देखा और कहा, अवाक होना बंद करो। पहले अपना खाना खत्म करो। सुनहरे बालों वाले ने मना करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत चम्मच उठाया और ऊपर देखे बिना खाया। थोड़ी देर बाद वनटन का एक कटोरा खाने के बाद नव्या को अपने पेट में बहुत बेहतर महसूस हुआ।
ये देखकर कि नव्या ने खाना बंद कर दिया, सुनहरे बालों वाले ने और खाने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से चम्मच नीचे रखा और नव्या की ओर देखा। नव्या मुस्कुराई और कहा, मैंने तुम्हें इस मामले में फंसाया है। मैं माफी मांगती हूँ। नव्या किसी को फंसाना नहीं चाहती थी। दीपक उसे नहीं जानता था। अगर सुनहरे बालों वाले ने उसे बचाने के लिए ऊपर नहीं दौड़ा होता, तो इस मामले को सुलझाने के बाद कोई भी उसे सुनहरे बालों वाले से नहीं जोड़ता। नव्या को उम्मीद नहीं थी कि सुनहरे बालों वाला दौड़कर बाहर आएगा। हालांकि, चूंकि यह हो चुका था, वह छुआ महसूस हुई। वह ये भी जानती थी कि वह इस सुनहरे बालों वाले को बार में अकेला नहीं छोड़ सकती थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। सुनहरे बालों वाले ने अपना मुंह खोला और फुसफुसाया। क्या तुम्हारा परिवार देवपुरी में है? नव्या ने पूछा। सुनहरे बालों वाले ने सिर हिलाया। सिहुआ टाउन से। नव्या ने समझ में सिर हिलाया। सिहुआ टाउन देवपुरी के आसपास स्थित था और बस की सवारी में लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे। इसके साथ, दीपक को सुनहरे बालों वाले के घर पर परेशानी पैदा नहीं करनी चाहिए, इसलिए उसे राहत मिली। उसने फिर से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? छात्रावास, सुनहरे बालों वाले ने आज्ञाकारी ढंग से कहा। इस घटना के बाद, वह निश्चित रूप से रौनक बार में काम करने के लिए नहीं रह पाएगा, जिसका मतलब था कि उसके पास अब रहने के लिए जगह भी नहीं थी। नव्या ने 5 रुपये निकाले और मेज पर रख दिए। फिर, उसने सुनहरे बालों वाले की ओर अपनी भौहें उठाईं। मेरे साथ घर चलो। सुनहरे बालों वाले ने ये सुना और झटके से स्टूल से लगभग फिसल गया। नहीं, जरूरत नहीं है ना? सुनहरे बालों वाले का दिल कांप रहा था। नव्या उसके दिल में एक राक्षस बन गई थी। नव्या ने अपनी आंखें घुमाईं और सोचा, यह आदमी इतना डरपोक है, लेकिन उसने अभी मुझे बचाने के लिए दौड़कर ऊपर आने की हिम्मत की। लेकिन इस वजह से, नव्या उसे त्याग नहीं देगी। समय बर्बाद मत करो, बस मेरे पीछे चलो। नव्या बकवास करने के लिए बहुत आलसी थी। उसने बाहर पहुंचाया और सुनहरे बालों वाले के कपड़े खींचे। वे सड़क के किनारे एक टैक्सी में चढ़ गए। रास्ते में, नव्या को पता चला कि सुनहरे बालों वाले का नाम आर्यन था। वह देवपुरी में सिहुआ टाउन से था। वह अभी भी नाबालिग था और केवल 17 साल का था। इतनी कम उम्र में काम करने और पैसे कमाने के लिए उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि उसी की तरह काफी समान थी, जिसने नव्या को हैरान कर दिया। आर्यन के पिता का जल्दी निधन हो गया था और घर पर उसकी एक 14 साल की बहन थी। उसकी मां ने अकेले भाई बहनों को पाला था। वित्तीय दबाव के कारण, परिवार केवल एक बच्चे को अध्ययन के लिए प्रदान कर सकता था। आर्यन ने स्वीकार किया कि वह अध्ययन के लिए नहीं बना था, इसलिए उसने अपनी बहन को, जिसके अच्छे परिणाम थे, अध्ययन करने की अनुमति दी। जबकि वह देवपुरी में अकेला आया था ताकि परिवार को सब्सिडी देने के लिए काम कर सके और पैसे कमा सके। इस समय, उसकी बहन सिहुआ टाउन के एक उच्च विद्यालय में थी। नव्या की तरह, वह वर्ष 1 में थी। दीपक के साथ उसके बैराग के कारण, वह रौनक बार में अपनी नौकरी नहीं रख पाएगा, इसलिए नव्या उसके लिए एक और नौकरी ढूंढना चाहती थी। हालांकि, नव्या ने नहीं सोचा था कि वह क्या कर सकता है। अब जब उसकी मां अस्पताल में थी, उसका भाई शौचालय और कपड़े लेकर उसे पूरे दिन संगत देने के लिए आया था। वह घर पर अकेली थी। इसलिए, नव्या आर्यन को कुछ समय के लिए रहने के लिए घर ले आई और वह उसके भाई के कमरे में रह सकता था। चूंकि उसने उस क्षण बाहर निकलने की हिम्मत की थी ताकि उसे बचाया जा सके, नव्या जानती थी कि वह बुरी नीयत वाला कोई व्यक्ति नहीं था और उसे राहत मिली। इस क्षण, बुरी नीयत रखने की बात तो दूर, आर्यन को भी नव्या के पास आने पर भारी दबाव महसूस हुआ। जब वे घर पहुंचे, तो नव्या आर्यन को विवेक के कमरे में ले आई। यह मेरे भाई का कमरा है। वह कुछ समय के लिए वापस नहीं आएगा। तुम यहाँ रह सकते हो। मैं तुम्हारे लिए काम की व्यवस्था करवाऊंगी। चिंता मत करना। मेरे कमरे में प्रवेश करने के लिए तुम्हें दरवाजा खटखटाना होगा। जब तुम बाथरूम जाओ, तो दरवाजा बंद करना याद रखना। जब तुम पेशाब कर रहे हो, तो शौचालय के ढक्कन को खोलना याद रखना। मैं तुम्हारे लिए कल सुबह ठेले पर शौचालय खरीद लूंगी। जहां तक अपने कपड़े बदलने की बात है, तुम कल बाहर जाकर खरीदारी कर सकते हो अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। मैं पैसे दूंगी। और, नव्या ने कहा, उसकी टकटकी आर्यन के सिर पर टिकी। मैं तुम्हें अपने बालों को वापस रंगने का एक सुझाव दूंगी। इसे मजबूर मत करना। ये सिर्फ एक सुझाव है। आर्यन ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन नव्या ने दरवाजा बंद कर दिया। उसकी आवाज दरवाजे के बाहर से आई। शुभ रात्रि। कसकर बंद दरवाजे को देखते हुए, आर्यन को पता नहीं चला कि क्या करना है। विवेक का कमरा साफ और सुव्यवस्थित था। ये बार द्वारा प्रदान किए गए छात्रावास से कई गुना बेहतर था। जब उसने बार में विवेक के साथ अपने संबंध के बारे में सोचा, तो उसे राहत मिली और वह विवेक के बिस्तर पर बैठ गया। अगले दिन, नव्या अपनी दाहिनी बांह में दर्द से जाग गई। उसने पिछली रात बहुत अधिक ताकत का इस्तेमाल किया होगा। उसे उस समय महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक रात के बाद उसकी पूरी बांह सुन्न हो गई। भले ही मानसिक खेती तकनीकों ने उसे मार्शल आर्ट सिखाया था, उसकी वर्तमान शारीरिक फिटनेस बहुत जोरदार व्यायामों का सामना करने में असमर्थ थी। उसे खुद को मजबूत करना पड़ा।
उसने अपनी दर्द भरी बाहों को रगड़ा और कमरे से बाहर निकली, केवल ये देखने के लिए कि नाश्ता रहने वाले कमरे में मेज पर लगाया गया था। खाने की मेज के बगल में एक लाचार आर्यन खड़ा था। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और पलक झपकाए। ये देखकर आर्यन ने जल्दी से कहा, आह, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नई कहानियों के लिए VS नॉवल वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।